कदमों की आहट और निकट आए। शीघ्र ही ढलान के किनारे के गहरे हरे वृक्ष बलपूर्वक अलग किए गए। एक लंबा पुरुष आगे बढ़ा और शिवा की दृष्टि में प्रकट हुआ। उसके काले छोटे बाल थे, प्रत्येक रेशा सीधा खड़ा हुआ। उसके शरीर का ऊपरी भाग नग्न था। उसका शरीर विशाल और सुदृढ़ था, संपूर्ण देह की मांसपेशियां चमकीले लाल रंग की प्रतीत हो रही थीं। वह लगभग 2 मीटर लंबा था और शीतल शरद में भी वह चलते हुए धौंकनी सा अनुभव देता था। उसकी प्रत्येक श्वास आसपास के तापमान को बढ़ाती प्रतीत होती थी। उसकी कमर पर कई जंगली पशुओं के शव लटके थे, लोमड़ियां, जंगली खरगोश, जंगली मुर्गियां और वह वृद्ध भेड़िया भी जो अभी अभी गया था। शिवा को देखकर वह क्षणभर चकित हुआ, पर शीघ्र ही बड़े डग भरता हुआ शिवा के पास से निकल गया। तेजस राठौर। उसकी पीठ को जाते हुए देखकर शिवा ने मन ही मन उसका नाम लिया। वह राठौर परिवार का प्रतिनिधि था, द्वितीय स्तर उत्कृष्ट चरण साधक। उसके अनुभव कुछ हद तक शिवा से मिलते जुलते थे। ये व्यक्ति भी बचपन से अत्यंत प्रतिभाशाली था। 10 वर्ष की आयु में उसने अनजाने में एक पारिवारिक सेवक को पीटकर मार डाला था और 12 वर्ष की आयु में वह भारी चक्की के पाट को उठाकर चक्र की भांति घुमा सकता था। तब परिवार ने सोचा था कि वह उत्कृष्ट स्तर प्रतिभा का होगा, पर जागरण संस्कार में परीक्षण हुआ तो उसकी प्रतिभा केवल मध्यम स्तर निकली। उसका स्वभाव मूलतः उग्र और उद्दंड था, वह सबको तुच्छ समझता था। पर इस अनुभव के बाद वह शीघ्र ही परिपक्व हो गया। मध्यम स्तर प्रतिभा होते हुए भी वह अपने वर्ग का सर्वश्रेष्ठ छात्र बना। 1 वर्ष अध्ययन के बाद वह अकादमी से स्नातक हुआ और संघर्ष करते हुए ऊपर बढ़ा। वर्षों बाद वह कुल के द्वितीय स्तर साधकों में एक श्रेष्ठ योद्धा बन चुका था। सुख मनुष्य को जीवन का वास्तविक अर्थ नहीं सिखाता, केवल पीड़ा और कष्ट ही सिखाते हैं। कुल में एक युवक 15 वर्ष की आयु में जागरण संस्कार में भाग लेता है और अकादमी में प्रवेश करता है। 16 वर्ष में अकादमी से स्नातक होकर 5 व्यक्तियों का दल बनाता है और कुल के कार्य पूरे करता है, साथ ही पारिवारिक उत्तराधिकार ग्रहण करता है। 16 के बाद वे युद्ध और प्रतिस्पर्धा करते हुए निरंतर अपनी साधना बढ़ाते हैं। जैसे जैसे कार्य अधिक खतरनाक होते जाते हैं, उनका स्थान भी बढ़ता जाता है। कुछ मर जाते हैं, कुछ जीवित रहते हैं, कुछ घायल होकर साधारण जीवन जीते हैं, कुछ अनेक कठिनाइयों के बाद तृतीय स्तर साधक बनकर वरिष्ठ बन जाते हैं। शिवा की दृष्टि चमकी, वह अनेक बातों के बारे में सोच रहा था। दिव्य तत्व साधक जितना अधिक साधना करता है, उतना कठिन होता जाता है। स्तर भेदन और भी कठिन हो जाता है। खतरनाक और कठोर वातावरण के साथ जो तृतीय स्तर तक पहुंचते हैं, वे अत्यंत दुर्लभ होते हैं। कहने को अब लगभग शीत ऋतु है। इसका अर्थ है कि मैंने अकादमी में लगभग 1 वर्ष बिताया है। प्रत्येक वर्ष 2 परीक्षाएं होती हैं। पहली मध्य वर्ष परीक्षा, जिसका विषय हर वर्ष भिन्न होता है। दूसरी वर्षांत परीक्षा, जिसका विषय कभी नहीं बदलता, अखाड़ा युद्ध। अखाड़ा युद्ध के बाद मैं छात्रावास में नहीं रह पाऊंगा और मुझे बाहर जाना होगा। बाहर जाना, पर कहाँ रहूं? शिवा अपने चाचा चाची के साथ नहीं रह सकता था, यद्यपि वे यही चाहते थे। इस संसार में 16 वर्ष का अर्थ है वयस्कता, संतानोत्पत्ति की आयु। और शिवा के अनेक रहस्य थे, उसे स्वतंत्र रहना आवश्यक था। पिछले जीवन में अकादमी छोड़ते समय मैं केवल मध्यम स्तर पर था। इस बार स्थिति कहीं बेहतर है, तब तक मैं शिखर स्तर पर पहुंच जाऊंगा। पर निम्न स्तर प्रतिभा के साथ यहां तक पहुंचना वास्तव में उपलब्धि है। यद्यपि इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी, बहुत सी आदिम शिलाएं व्यय करनी पड़ी। शिवा की भौहें तन गईं, उसके पास अब अधिक आदिम शिलाएं शेष नहीं थीं। अपनी प्रतिभा की सीमा के कारण साधना में उसका व्यय राघव, तेजस, अर्जुन या रुद्र भैरव से कहीं अधिक था। वह अकेला 6 दिव्य तत्वों का पालन पोषण कर रहा था। इसके अतिरिक्त मदिरा कीट द्वारा आदिम ऊर्जा का परिशोधन, अपच का पोषण, श्वेतवराह दिव्य तत्व से बल वृद्धि, इन सब में आदिम ऊर्जा की आवश्यकता थी। जब आदिम ऊर्जा समाप्त हो जाती तो निम्न स्तर प्रतिभा की पुनर्प्राप्ति गति उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाती, अतः उसे आदिम शिलाओं से प्राकृतिक ऊर्जा खींचकर पुनर्भरण करना पड़ता। सौभाग्य से उसके पास कालचक्र था और उसने पृथ्वी निधि पुष्पों से 2 दिव्य तत्व प्राप्त किए थे, अतः दिव्य तत्वों का परिशोधन अधिक आदिम शिलाएं नहीं खा गया। इससे उसे थोड़ी राहत मिली, पर अकादमी छोड़ने के बाद उसे घर किराए पर लेना होगा और आय का स्रोत खोजना होगा। शिखर स्तर के बाद लक्ष्य द्वितीय स्तर भेदन है। उस प्रक्रिया में भारी मात्रा में आदिम शिलाएं व्यय होंगी। द्वितीय स्तर के बाद दिव्य तत्व संयोजन करना होगा और प्रत्येक संयोजन प्रयास अत्यंत महंगा होगा। इन सभी कारणों से वह और स्पष्ट समझ रहा था कि उसकी आर्थिक स्थिति उसे अधिक समय तक सहारा नहीं दे सकती।
साथ ही उसे अपने दिव्य तत्वों को आहार देना और साधना जारी रखना भी था। यदि मध्य वर्ष परीक्षा में उसने जंगली वराह के दांतों को बदलकर पर्याप्त आदिम शिलाएं न प्राप्त की होती और दबाव कम न किया होता तो वह अब तक टिक नहीं पाता। आदिम शिलाएं, आदिम शिलाएं। फूल मदिरा साधु ने अपनी विरासत में एक भी आदिम शिला नहीं छोड़ी, कितना खेद है। सहपाठियों से उगाही अभी भी मेरा सबसे महत्वपूर्ण आय स्रोत है, पर स्नातक के बाद अकादमी का भत्ता रुक जाएगा और मैं उगाही जारी नहीं रख सकूंगा। पर यदि वर्षांत परीक्षा में प्रथम स्थान पा लूं तो मुझे 150 आदिम शिलाओं का पुरस्कार मिलेगा, शिवा ने मन ही मन विचार किया। यदि वह प्रथम स्थान पा ले तो ये 150 आदिम शिलाएं कुछ समय के लिए उसकी आर्थिक कठिनाई कम कर देंगी। समय उड़ता गया, शरद पत्तियां झरी और शीत ऋतु आ गई। अकादमी के अखाड़े में 3 मंच पहले ही बनाए जा चुके थे। मंच के पास बांस की दीवारों के समीप तंबू, लंबी मेजें और कुर्सियां लगी थीं। अकादमी वरिष्ठ रघुनाथ प्रधान और कुछ अन्य वरिष्ठ तंबू के नीचे बैठे थे। आकाश से हल्की हिमकण गिर रहे थे। 57 विद्यार्थी सीधे खड़े थे। ठंड के कारण उनकी नाकें लाल थीं और प्रत्येक श्वास से भाप निकल रही थी। अकादमी वरिष्ठ ने ऊंचे स्वर में कहा, क्षण भर में 1 वर्ष समाप्त हो गया। इस वर्ष अकादमी में तुमने प्रशिक्षण लिया और दिव्य तत्व साधक के गुणों को समझना आरंभ किया। कल वर्षांत परीक्षा होगी जो तुम्हारे परिश्रम के फल की परीक्षा करेगी। न केवल कुल प्रधान और वरिष्ठ स्वयं देखने आएंगे, बल्कि तुम्हारे परिवार के अग्रज और वरिष्ठ भी आएंगे ताकि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को अपनी छोटी टोलियों में सम्मिलित कर सकें। तुम्हारा कल का प्रदर्शन बहुत हद तक तुम्हारे भविष्य को प्रभावित करेगा। प्रथम स्थान न केवल 150 आदिम शिलाएं देगा, बल्कि दिव्य तत्व चुनने में भी तुम्हें लाभ मिलेगा। अब अपने अकादमिक जीवन की अंतिम साधना जांच प्रारंभ करो। ये कहकर अकादमी वरिष्ठ ने अपने पास खड़े एक दिव्य तत्व साधक को संकेत दिया। महिला साधिका ने सूची से नाम पुकारा, रुद्र रवि। एक युवती घबराए हुए भाव से आगे बढ़ी। महिला साधिका ने अपना हाथ युवती के उदर पर रखा, आंखें बंद कर अनुभव किया, फिर आंखें खोलकर घोषित किया, रुद्र रवि मध्यम स्तर। अगला रुद्र श्याम। एक एक कर युवक युवतियां आगे बढ़ते गए, जांच कर वापस पंक्ति में लौटते गए। उनके भाव भिन्न थे, कुछ प्रसन्न, कुछ निराश। सबसे खराब परिणाम स्वाभाविक रूप से निम्न स्तर था और वे सभी निम्न स्तर प्रतिभाएं थीं। अधिकांश विद्यार्थी प्रथम स्तर मध्यम चरण में थे और उनमें से कुछ ही मध्यम स्तर प्रतिभा थे, अधिकतर निम्न स्तर प्रतिभाएं थीं। राठौर तेजस अर्जुन। मध्यवय की महिला दिव्य तत्व साधिका ने पुकारा। समूह में से सबसे नाटा राठौर तेजस अर्जुन छाती फुलाकर बाहर आया। जांच के बाद महिला साधिका ने आंखें खोली। राठौर तेजस अर्जुन प्रथम स्तर शिखर चरण। अब तक ये प्रथम स्तर शिखर चरण का पहला साधक था। उपस्थित वरिष्ठों ने सिर घुमाया। कुछ वरिष्ठों ने पहचानकर हल्के स्वर में कहा, ये तेजस राठौर का पौत्र है, मध्यम स्तर प्रतिभा है, कोई आश्चर्य नहीं। तंबू के बाहर युवक युवतियां भी चर्चा करने लगे। तेजस अर्जुन प्रथम स्तर शिखर चरण पर है, क्या रुद्र भैरव भी है? आखिर वे प्रतिद्वंद्वी हैं। शिखर चरण तक पहुंचना केवल उत्कृष्ट स्तर और मध्यम स्तर प्रतिभाओं के लिए संभव है। हम निम्न स्तर प्रतिभाएं तो बस कड़वाहट ही झेल सकते हैं। हम। रुद्र भैरव ने तेजस अर्जुन का गर्वित चेहरा देखकर नाक सिकुड़ी, स्पष्टतः खिन्न था। राघव ने मुठियां भींच ली, उसके होंठ कसकर बंद थे, मानो वह अपनी भावनाएं दबा रहा हो। रुद्र भैरव। शीघ्र ही परीक्षक ने पुकारा। घोड़े से चेहरे वाला रुद्र भैरव तेजी से बाहर आया। रुद्र भैरव प्रथम स्तर शिखर चरण। ये घोषणा होते ही वह लौटते समय तेजस अर्जुन को चुनौतीपूर्ण दृष्टि से घूरता हुआ गया। जांच जारी रही और आकाश से गिरती बर्फ धीरे धीरे कम होती गई, अंततः रुक गई। ठंडी हवा ताजगी भरी थी। शिवा। मध्यवय की महिला साधिका ने पुकारा। शिवा निर्विकार भाव से आगे बढ़ा। कुछ ही क्षण बाद उसने आंखें खोली, शिवा की ओर आश्चर्य से देखा और घोषित किया, शिवा प्रथम स्तर शिखर चरण। प्रथम स्तर शिखर चरण। क्या मैंने गलत सुना? शिवा इस स्तर तक पहुंच गया। युवक युवतियां चकित रह गए। वह बस भाग्यशाली है, उसके पास मदिरा कीट है जो उसकी अपच को पोषित करता है। उत्कृष्ट स्तर और मध्यम स्तर प्रतिभाओं के सामने भी उसकी निम्न स्तर प्रतिभा पीछे नहीं रहती। कुछ विद्यार्थियों ने ईर्ष्या से कहा, विशेषकर वे निम्न स्तर प्रतिभाएं जिन्होंने स्वयं को सांत्वना देते हुए खट्टे स्वर में कहा, इसमें क्या है? मदिरा कीट द्वितीय स्तर की आदिम ऊर्जा को परिशोधित नहीं कर सकता। शिवा को आगे ऐसा लाभ नहीं मिलेगा। भले ही वह शिखर चरण पर हो, वह फिर भी निम्न स्तर प्रतिभा है, इससे हमें कोई चिंता नहीं।
रुद्र भैरव और तेजस अर्जुन ने शिवा की ओर देखा, पर शीघ्र ही उनका ध्यान राघव पर चला गया, जिसकी बारी अभी शेष थी। उनके हृदय में केवल उत्कृष्ट स्तर प्रतिभा राघव ही वास्तविक प्रतिस्पर्धी था। भाई, तुमने मुझे चौंका दिया, पर अब से ध्यान से देखना। राघव ने शिवा को नीचे उतरते देखा, उसकी आंखों में चमक आए और अपेक्षा प्रकट हुई। राघव, अंततः महिला साधिका ने कहा। उत्कृष्ट स्तर प्रतिभा। वरिष्ठों ने राघव पर ध्यान केंद्रित किया। राघव भीड़ से बाहर आया। वह इन दृष्टियों का दबाव स्पष्ट अनुभव कर रहा था, जिससे वह कुछ घबराया। पर जब उसने रघुनाथ प्रधान की मुस्कान देखी तो उसके मन की घबराहट पिघल गई। वह महिला साधिका के सामने खड़ा हुआ। उसने आंखें बंद की, फिर अचानक खोलते हुए आश्चर्य से कहा, राघव, साधना स्तर द्वितीय स्तर प्रारंभिक चरण। धम। युवक युवतियों में हलचल मच गई। क्या वह द्वितीय स्तर पर पहुंच गया? जैसा अपेक्षित था, उत्कृष्ट स्तर प्रतिभा का प्रतिभाशाली, अविश्वसनीय। उसने रुद्र भैरव, तेजस अर्जुन और शिवा को पीछे छोड़ दिया। ये राघव। एक क्षण में रुद्र भैरव और तेजस अर्जुन स्तब्ध होकर उसे देखने लगे। हा, वास्तव में पिछले जीवन से भी ऊंचा। शिवा की पलकों ने झुककर उसके भीतर की मुस्कान छिपा ली। वह आश्चर्यचकित नहीं था, पहले ही राघव के भाव देखकर परिणाम का अनुमान लगा चुका था। आखिर उत्कृष्ट स्तर प्रतिभा है हमारे कुल की आशा। ये कुल प्रधान के पोषण का परिणाम है। वरिष्ठों ने प्रशंसा की। क्षण भर में राघव ध्यान का केंद्र बन गया। आधे वर्ष पूर्व रघुनाथ प्रधान ने उसे एक जैत त्वचा दिव्य तत्व दिया था और कहा था कि वह प्रथम व्यक्ति बने जो द्वितीय स्तर पर पहुंचे। उसने कर दिखाया। कुल प्रधान, मैंने आपको निराश नहीं किया, मैंने कर दिखाया। अब से मैं और ऊंचाइयां प्राप्त करूंगा, वरिष्ठों और आसपास के लोगों की स्वीकृति अर्जित करूंगा। भाई, मैं तुम्हें पीछे छोड़ चुका हूं। तुम अब मेरे हृदय की छाया नहीं रहे। मैं, राघव, अब पहले जैसा नहीं हूं। राघव ने मन ही मन पुकारा। उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी। उस चमक का नाम था आत्मविश्वास। बर्फ के पिघलने के बाद सूर्य की किरणें उज्ज्वल हो उठी। प्रातःकाल दिव्य तत्व साधक एक एक कर पाठशाला की ओर बढ़ने लगे। लंबे हरे केशों वाला एक मध्यम आयु का साधक द्वार के बाहर खड़ा था। उसके केश पीठ तक झरने की तरह गिर रहे थे। वह स्मृतियों में खोया मुस्करा रहा था। वार्षिक वर्षांत परीक्षा फिर आरंभ हो गई। हाँ, पता नहीं क्या वैसा ही दृश्य फिर देखूंगा जैसा एक दशक पूर्व जब मैं स्वयं स्नातक हुआ था। उसके पास खड़ी युवती ने आंखें घुमाई। रक्तवर्ण आधरों वाली वही युवती हाथ पैंट की जेबों में डाले थी। मुंह में घास की एक तिनकी दबाए। नेता, भीतर चलिए, आपको हर बात में अतीत याद आता है। हरे केशों वाला साधक हंस पड़ा। आर्या, उतावली मत बनो, हमें भीतर जाना ही है। कुल प्रधान ने पहले ही व्यवस्था कर दी है, नए सदस्य तो तय हो चुके हैं। उत्कृष्ट स्तर प्रतिभा राघव, आर्या ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, कुल प्रधान हमें उसका पालनकर्ता बनाना चाहते हैं। हरे केशों वाला साधक नीलकांत गहरी सांस लेकर बोला, पर यह पालन सरल नहीं होगा। खैर, चलो भीतर। दोनों अंदर प्रविष्ट हुए। समय के साथ अधिकाधिक साधक पाठशाला में प्रवेश करते गए। वे सभी विभिन्न आयु के थे, युवा, मध्य आयु, वृद्ध। पाठशाला से स्नातक होने के बाद साधक छोटे छोटे दल बनाकर कुल के कार्य करते थे। आज जो यहाँ उपस्थित थे वे उन्हीं दलों के प्रतिनिधि थे। वे छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेंगे और योग्य छात्रों को अपने दल में सम्मिलित करेंगे। दल के लिए ये नवीन रक्त का संचार था। नए साधकों के लिए वरिष्ठों के मार्गदर्शन में वे शीघ्र ही बाहरी संसार के संघर्ष में अभ्यस्त हो सकते थे और कुल कार्य में मृत्यु की संभावना कम होती थी। सूर्य ऊपर चढ़ने लगा। छात्र भी मैदान में एकत्र होने लगे। आज कितने लोग आए हैं? देखो, वह है वरिष्ठ नीलकांत, हमारे कुल में द्वितीय स्तर साधकों में अग्रणी और स्वभाव से अत्यंत सौम्य। एक छात्र ने उत्साह से इशारा किया। नीलकांत शांत भाव से खड़े थे। उनकी दृष्टि भीड़ पर फिर रही थी। आज केवल परीक्षा नहीं थी, आज कई छात्रों का भविष्य निर्धारित होने वाला था। वरिष्ठ तेजस राठौड़ भी आए हैं, और वह देखो, भैरव परिवार की कनिष्ठ सुश्री काव्या भैरव। नीलकांत, तेजस राठौड़ और काव्या भैरव, ये तीनों उभरते हुए द्वितीय स्तर साधकों में गिने जाते थे। सभी छात्र इनके नाम से परिचित थे। एक युवक ने आह भरी खाए, इनके दल में प्रवेश पाना अत्यंत कठिन है। मैं तो केवल निम्न स्तर प्रतिभा हूँ और मेरा मूल दिव्य तत्व मृदु रेशम मकड़ी है। मुझे तो सहायक ही बनना पड़ेगा। फिर उसने अपने मित्र से पूछा, तुम्हारा क्या? मित्र मुस्कुराया, मेरा तो संबंधों से तय हो गया, मेरे चाचा की मौसी के बेटे के दत्तक पुत्र के माध्यम से।
दोनों धीमे हंस पड़े। छात्र जहां साधकों को देख रहे थे, वहीं नीलकांत, तेजस राठौड़ और काव्या भैरव भी छात्रों को परख रहे थे। अचानक आर्या की दृष्टि शिवा और राघव पर पड़ी। अरे, यहाँ तो दो राघव हैं। वह अनायास बोल उठी। नीलकांत ने असहाय होकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने कल की सूचना नहीं पढ़ी? राघव का जुड़वां भाई है। दोनों का रूप रंग लगभग समान है, पर उसका भाई केवल निम्न स्तर प्रतिभा है। ओह, तो ये बात है। आर्या ने माथे पर हाथ मारा। मुझे याद है, बचपन में जो कविता लिखता था वह शिवा था ना? क्या हम उसे दल में ले रहे हैं? वह जो सोचती वही कह देती। नीलकांत ने सिर हिलाया। कुल प्रधान ने स्पष्ट कहा है उसे भर्ती न करें। वे शायद उसे लेकर कुछ देखना चाहते हैं। और दोनों भाइयों के संबंध भी मधुर नहीं। यदि हम चाहें भी तो संभव है शिवा स्वयं न माने। आर्या ने होंठ सिकोड़ लिए। हमारा दल सार्वजनिक रूप से प्रथम माना जाता है। हमारे साथ जुड़ना उज्जवल भविष्य है। कौन छात्र मना करेगा? नीलकांत हल्के से हंसा। तुम उसे नहीं जानती। पहले वह सूचना पढ़ लो। उसी समय तंबू के नीचे हलचल हुई। रघुनाथ प्रधान और प्रभावशाली वरिष्ठ तेजप्रताप राठौड़ तथा भैरव प्रधान प्रवेश कर गए। वे आसंदी पर बैठ गए। छात्र ही नहीं, साधक भी उत्साहित हो उठे। इस वर्ष केवल कुल प्रधान ही नहीं, बल्कि वरिष्ठ तेजप्रताप और वरिष्ठ भैरव भी उपस्थित हैं। पिछले वर्षों में ऐसा नहीं हुआ। आश्चर्य नहीं, उनके पौत्र भी इसी वर्ष की कक्षा में हैं। और राघव तो कुल प्रधान का उत्तराधिकारी है। भविष्य में उसे वीरगढ़ के ईशान जैसे प्रतिभाशाली साधक का सामना करना होगा। कुल प्रधान स्वाभाविक ही ध्यान देंगे। चारों ओर चर्चाएं होने लगी। काव्या भैरव की दृष्टि भीड़ में रुद्र भैरव पर पड़ी। उसने मन ही मन प्रार्थना की, अच्छा प्रदर्शन करना भाई। उसका दल सबसे बड़ा था। चारों ओर अनेक साधक उसके पास खड़े थे, जिससे उसका प्रभाव और भी प्रबल प्रतीत होता था। दूसरी ओर उसका मुख्य प्रतिद्वंद्वी तेजस राठौड़ भीड़ में अकेला खड़ा था। उसका विशाल शरीर लोगों के समुद्र में लाल स्तंभ सा प्रतीत हो रहा था। उसने तेजस अर्जुन, तेजस का पौत्र, पर एक दृष्टि डाली, फिर शांत भाव से दृष्टि हटा ली। कुल प्रधान के संक्षिप्त भाषण के साथ वर्षांत परीक्षा आरंभ हुई। 3 मंचों पर एक साथ युद्ध प्रारंभ हुआ। क्षण भर में नारों की आवाज, चंद्रधार, चंद्र प्रकाश, तत्व के प्रहार, घूंसों और लातों की टकराहट और नीचे खड़े साधकों की टिप्पणियां सब मिलकर एक प्रचंड कोलाहल बन गए। आर्या ने शीघ्र ही भिन्नता देख ली। इस वर्ष शारीरिक युद्ध कौशल काफी ऊंचा है। नीलकांत मुस्कुराया। हाँ, इसका श्रेय शिवा को जाता है। क्या मतलब? आर्या चकित हुई। नीलकांत ने समझाया, पिछले महीनों में उसने सहपाठियों से उगाही की थी। सबको भय था कि यदि वे मूलभूत युद्ध कौशल में कमजोर रहे तो उससे हारेंगे। इसलिए सबने अतिरिक्त अभ्यास किया। अनजाने में पूरी कक्षा का स्तर ऊपर उठ गया। आर्या की आंखें हल्की सी फैल गईं। तो एक व्यक्ति का दबाव पूरे समूह को बदल सकता है। नीलकांत ने सिर हिलाया। कभी कभी एक शीतल छाया से अधिक एक कठोर तूफान ही लोगों को सशक्त बनाता है। आर्या ने विस्मय से कहा, शिवा, ये लड़का सच में साहसी है, लगभग निडर। हाँ, अपने ही भाई को दबा देता है। ये रोचक है। भीड़ में खड़े शिवा और राघव की ओर देखते हुए उसने मन ही मन सोचा, कौन बड़ा भाई है, कौन छोटा? अगला मुकाबला तेजस्विनी के विरुद्ध रुद्र भैरव। मंच पर संचालक साधक ने घोषणा की। रुद्र भैरव उछलकर मंच पर पहुंचा। तेजस्विनी गंभीर चेहरे के साथ आगे बढ़ी। दोनों ने औपचारिक अभिवादन किया और तुरंत युद्ध आरंभ। चंद्रधाराएं वायु में नृत्य करने लगीं। दोनों निरंतर प्रहार और बचाव करते रहे। यद्यपि तेजस्विनी एक युवती थी, उसकी मूलभूत युद्ध कौशल उत्कृष्ट थी। कुछ समय तक वह रुद्र भैरव के समकक्ष लड़ी, परंतु धीरे धीरे उसकी सहनशक्ति घटने लगी। अंततः पसीने से भीगी और ऊर्जा समाप्त होने पर उसने समर्पण कर दिया। रुद्र भैरव के चेहरे पर थकान का नाम नहीं था। मंच के नीचे खड़ा शिवा शांत दृष्टि से देख रहा था। सहनशक्ति वर्धक दिव्य तत्व, संभवतः पीला ऊंट श्रृंग भरिंग। उसने तुरंत पहचान लिया। उसके पास 6 दिव्य तत्व थे, पर यह अपवाद था। उसकी आयु के अधिकांश छात्रों के पास केवल 1 या 2 ही थे। कारण स्पष्ट था, दिव्य तत्वों का पालन पोषण व्यय साध्य था और उनका प्रयोग अनुभव मांगता था। अधिक लालच उल्टा पड़ सकता था। छात्र अभी साधना पथ पर आरंभिक चरण में थे। 2 तत्व ही पर्याप्त थे। केवल शिवा अपने पूर्व जीवन के 500 वर्षों के अनुभव के कारण हर तत्व को पूर्ण दक्षता से साध सकता था। परीक्षा आगे बढ़ी। दूसरे मंच पर एक युवक क्रोध से चिल्लाया, धिक्कार है, खरगोश की तरह कूदते हो। तेजस राठौड़, यदि पुरुष हो तो सामने से युद्ध करो। तेजस राठौड़ हंसा, मूर्ख ही निकट युद्ध करेगा। उसने रक्त वर्ण कूदक की तत्व सक्रिय किया
उसका शरीर अत्यंत फुर्तीला हो गया। प्रतिद्वंद्वी के पास केवल पुष्प वराह तत्व था। क्षणिक रूप से एक वराह की शक्ति मिल सकती थी, पर यदि सामने वाला निकट ही न आए तो क्या लाभ। अंततः वह चंद्रधारा से घायल हुआ, रक्तस्राव अधिक हुआ और पराजित हो गया। चिकित्सक साधक तुरंत मंच पर चढ़ आए। समय बीतता गया। एक एक कर छात्र बाहर होते गए। कुछ युवाओं की प्रतिभा स्पष्ट झलकने लगी। तेजस राठौर, रुद्र भैरव, शिवा, राघव। दोपहर तक सभी निम्न स्तर प्रतिभा वाले छात्र बाहर हो चुके थे। उनकी प्रतिभा सीमित थी। अधिकांश ने उत्पादन या परिवहन हेतु सहायक प्रकार के दिव्य तत्व चुने थे। युद्ध में उनका योगदान न्यून था। मंच के नीचे भर्ती प्रारंभ हो चुकी थी। कनिष्ठ बहन, तुम्हारा मूल तत्व जीवन श्वास घास है न। हमारे दल को चिकित्सक चाहिए। वरिष्ठ, मैं आपके दल में सम्मिलित होना चाहता हूँ। मेरा मूल तत्व चंद्र प्रकाश है। क्षमा करें, हमारे दल में आक्रमण प्रकार साधक पर्याप्त हैं। युद्ध और चयन दोनों साथ साथ चल रहे थे और इस भीड़ में शिवा शांत भाव से खड़ा था, मानो वह केवल परीक्षा नहीं दे रहा बल्कि भविष्य की दिशा चुन रहा हो। छोटे छोटे दलों ने शीघ्र ही नए सदस्यों को भर्ती करना शुरू कर दिया। छात्र भी अपने अपने इच्छित दल चुनने लगे। मंच पर होने वाले युद्धों में अब विशेष आकर्षण नहीं बचा था। कुछ ही दौरों के बाद दृश्य लगभग एक सा हो गया, यहाँ तक कि उबाऊ। कारण स्पष्ट था, अधिकांश छात्रों ने चंद्र प्रकाश दिव्य तत्व चुना था। इसलिए लगभग हर युद्ध एक ही ढंग से आरंभ होता। दोनों पक्ष चंद्र धाराएं छोड़ते। जिसकी आदिम ऊर्जा पहले समाप्त होती वही हारता। यदि दोनों की ऊर्जा समाप्त हो जाती तो घूसों और लातों से अंतिम संघर्ष, और अंततः कोई एक गिर जाता। छात्र, साधक, यहाँ तक कि कुल वरिष्ठ भी उबने लगे। कुछ तो ऊँघने लगे थे। सूर्य पश्चिम की ओर ढलने लगा। अब मंच पर 10 से भी कम छात्र शेष थे। अंततः समाप्ति निकट है। कुछ साधकों ने अंगड़ाई ली, उनींदापन झटका। उसी क्षण संचालक साधक की ऊंची आवाज गूंजी, अगला मुकाबला राघव बनाम रुद्र भैरव। क्षण भर में वातावरण बदल गया। जो लोग ऊब रहे थे वे सीधे हो बैठे। भीड़ में हलचल दौड़ गई। दो प्रमुख प्रतिभाएं, एक उत्कृष्ट स्तर, दूसरा प्रभावशाली कुल का उत्तराधिकारी। यह अब केवल परीक्षा नहीं थी, ये प्रतिष्ठा का प्रश्न था। राघव और रुद्र भैरव दोनों मंच पर चढ़े। रुद्र भैरव ने दांत भींचे, राघव, यह मत समझना कि केवल द्वितीय स्तर होने से तुम विजयी हो जाओगे। आज मैं उच्च स्तर को चुनौती देकर हराऊंगा। उसका चेहरा गंभीर था, भीतर दबाव स्पष्ट था। द्वितीय स्तर के राघव के सामने वह सचमुच दबाव महसूस कर रहा था। आओ, राघव ने गर्जना की और बिना विलंब सीधे आगे बढ़ गया। रुद्र भैरव चौंक गया। ये तो योजना के विरुद्ध था। सामान्यतः युद्ध चंद्र धाराओं से आरंभ होता था, कुछ दूरी बनाकर ऊर्जा का आदान प्रदान। पर राघव सीधे निकट आ गया, मानो शारीरिक युद्ध चाहता हो। क्या उसे भय नहीं कि निकट युद्ध में मेरी चंद्र धारा से घायल हो सकता है? रुद्र भैरव क्षण भर विचलित हुआ। वह राघव की सुरक्षा की चिंता नहीं कर रहा था, पर जानता था कि इतनी निकट दूरी पर यदि राघव ने भी चंद्रधारा छोड़ी तो उससे बचना कठिन होगा। उसने तुरंत एक कदम पीछे हटते हुए कलाई झटका, चंद्रधारा निकल पड़ी। राघव शांत रहा। वह लुढ़क कर बचा और पीछा जारी रखा। साथ ही उसके हाथ में चंद्र ऊर्जा संचित होने लगी। रुद्र भैरव का हृदय कस गया। राघव की हथेली में जमा वह चंद्र प्रकाश अभी छोड़ा नहीं गया था। दूरी घटती जा रही थी। रुद्र भैरव पीछे हटता गया। यद्यपि उसने निकट युद्ध का अभ्यास किया था और अपनी चंद्र धारा को भी साधा था, पर राघव को स्वयं कुल प्रधान का मार्गदर्शन मिला था। यह अंतर स्पष्ट था। कुछ ही क्षणों में रुद्र भैरव प्रतिकूल स्थिति में आ गया। नीचे खड़े साधकों का ध्यान अब इसी मंच पर केंद्रित था। आर्या ने कहा, वहां का युद्ध रोचक हो गया है। अब वह स्पष्ट पहचान पा रही थी शिवा और राघव में अंतर। शिवा के चेहरे पर शीतल परिपक्व आभा थी। राघव के भीतर धधकता सूर्य सा उत्साह। नीलकांत की आंखें चमक उठी। यह अवश्य कुल प्रधान का प्रशिक्षण है। सामान्य छात्र लगभग 10 मीटर दूरी से लड़ते हैं। उससे अधिक दूरी पर चंद्रधारा क्षीण हो जाती है और कम दूरी पर प्रतिक्रिया का समय नहीं मिलता। वह ध्यानपूर्वक देखता रहा। राघव ने दूरी घटाकर 6 मीटर कर दी है और चंद्रधारा से बचने की उसकी दक्षता अत्यंत प्रवीण। स्पष्ट है, केवल कुल प्रधान का मार्गदर्शन ही नहीं, स्वयं राघव ने भी कठिन परिश्रम किया है। मंच पर दोनों युवाओं की गति तीव्र होती जा रही थी। भीड़ अब सचमुच जाग चुकी थी। ये केवल वर्षांत परीक्षा नहीं रही, ये भविष्य की शक्ति संरचना का पूर्वाभास था। छोटे भाई काव्या भैरव ने जब रुद्र भैरव को राघव द्वारा कोने में धकेला जाता देखा तो उसके चेहरे पर चिंता और घबराहट उभर आए। उसका मन हुआ कि अभी मंच पर कूदकर राघव को अच्छी तरह सबक सिखा दे।
पर तेजस राठौड़ निर्विकार खड़े रहे। चेहरे पर कोई भाव नहीं, केवल मौन अवलोकन। राघव ने दूरी घटाकर 6 मीटर पर रोक दी। वह और पास नहीं गया। अब उसने चंद्र प्रकाश तत्व सक्रिय कर सीधा प्रहार प्रतियोग शुरू कर दी। रुद्र भैरव ने यत्न किया स्थिति संभालने का, पर उसकी चालें अस्त व्यस्त होने लगी। कई बार चंद्र धारा उसके शरीर को छूते छूते बची। वह निरंतर संकट में था। दूसरी ओर राघव के पास स्पष्ट विजय सूत्र था। यदि समय पर बच न पाए तो उसके पास जैड कवच तत्व था। बस उचित क्षण पर हरित आभास सक्रिय करनी थी और चंद्रधारा निष्फल हो जाती। रुद्र भैरव को अपने प्रहारों के बीच असहाय पित्ते देख राघव के मन में स्मृति कौन थी। चंद्र प्रकाश से भरी एक रात्रि। कुल प्रधान स्वयं उसे टालने की चालें सिखा रहे थे, एक एक गति, बिना किसी गोपनीयता के। कुल प्रधान, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। राघव की आंखों में आशा चमक उठी। उसका साहस बढ़ता गया। तंबू के नीचे बैठे रघुनाथ प्रधान बाहरी रूप से शांत थे, पर भीतर, राघव, तुम्हारे पास प्रतिभा है, धैर्य है। तुमने रक्त और पसीने से यह साधना अर्जित की है। ये तुम्हारे परिश्रम का फल है। ऐसे ही आगे बढ़ो, अपनी दीप्ति दिखाओ। उनके होठों पर सूक्ष्म मुस्कान उभरी। 15 मिनट बाद रुद्र भैरव का शरीर घावों से भर चुका था। रक्त उसके वस्त्रों को लाल कर रहा था। संचालक साधक ने घोषणा की, विजय राघव, मैं अभी हारा नहीं। रुद्र भैरव ने रक्तस्नात अवस्था में चिल्लाया। उसका शरीर डगमगा रहा था, पर अंततः वह टिक न सका। चिकित्सक साधक उसे नीचे ले गए। भीड़ में स्वर उठे, ये स्तर तो स्नातक मानदंड से ऊपर है। उत्कृष्ट स्तर, प्रतिभा, अंततः प्रतिभा ही होती है। सुना है उसे कुल प्रधान का व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिला है। अद्भुत न होगा तो क्या होगा। मंच पर खड़ा राघव अभी भी तेजस्वी दिख रहा था, पर भीड़ के एक कोने में शिवा शांत भाव से ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई ईर्ष्या नहीं, कोई चिंता नहीं, केवल गणना। मंच के नीचे खड़े साधक लगातार प्रशंसा कर रहे थे। राघव हाँफता हुआ नीचे उतरा। 3 साधक तुरंत उसके पास आए। किसी ने औषधि तत्व से उसके घाव भरे, किसी ने उसे आदिम ऊर्जा पुनः प्राप्त करने हेतु आदिम पत्थर दिए। कुछ ही देर में वह पुनः अपनी सर्वोत्तम अवस्था में था। वह फिर से मंच पर चढ़ गया। इस बार उसका सामना था तेजस अर्जुन से। तेजस अर्जुन ने राघव को देखा और सूखी हंसी हंसा, बहुत बढ़िया राघव, तुमने रुद्र भैरव को हराया। यदि मैं तुम्हें हरा दूं तो एक तीर से 2 शिकार होंगे। उसके स्वर में आत्मविश्वास था। राघव के होंठ सख्ती से बंद रहे। वह कुछ बोला नहीं, सीधे आक्रमण के लिए दौड़ा। ड्रैगनपिल झींगुर दिव्य तत्व। तेजस अर्जुन के मन में विचार कौन था। उसके दोनों पैरों से नारंगी लाल आभा फूटी। क्षण भर में वह 10 मीटर पीछे जा पहुंचा। जो दूरी राघव ने घटाई थी वह तुरंत बढ़ गई। तेजस अर्जुन हंसा, राघव, तुम्हारे पास गति वृद्धि तत्व नहीं है। सिर्फ 2 पैरों से तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। यह मंच छोटा है, पर मेरे लिए पर्याप्त है। तुम्हारी रणनीति रुद्र भैरव पर चल सकती थी, मुझ पर नहीं, ऐसा है। राघव रुक गया। स्थिर खड़ा होकर उसने तीखी दृष्टि से उसे देखा। फिर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई, आंखों में दृढ़ निश्चय चमका। भागते रहो, पर हर बार जब तुम ड्रैगनपिल झींगुर तत्व का प्रयोग करोगे तुम्हारी आदिम ऊर्जा घटेगी। तुम अभी निम्न स्तर शिखर पर हो, हरित ताम्र आदिम ऊर्जा के साथ, पर मैं पहले ही द्वितीय स्तर पर पहुंच चुका हूं, रक्त इस्पात आदिम ऊर्जा के साथ। मेरी सहनशक्ति तुमसे 3 गुना है, प्रतिभा भी तुमसे श्रेष्ठ। अंत में तुम्हारी ऊर्जा समाप्त होगी और हार तुम्हारी होगी। तुम। तेजस अर्जुन का चेहरा बदल गया। अब तक वह केवल अपनी गति देख रहा था, अपनी कमजोरी नहीं। अब उसे राघव की बातों में सत्य दिखा। उसका उत्साह डगमगाने लगा। क्या राघव द्वितीय स्तर पर पहुंच गया है? नीचे खड़े साधक विस्मित रह गए। परिणाम अभी कल ही निकले थे। अधिकांश लोगों को ये ज्ञात नहीं था। उत्कृष्ट स्तर प्रतिभा सचमुच अद्भुत। हमारे कुल का उदीयमान तारा बन सकता है। यदि यह ऐसे ही बढ़ता रहा तो शायद वह वीरगढ़ के प्रतिभाशाली ईशान का सामना कर सके। काव्या भैरव ने धीमे स्वर में कहा, रोचक है। अकादमी में ही द्वितीय स्तर और आधार इतना सुदृढ़। कोई आश्चर्य नहीं कि रघुनाथ प्रधान ने उस पर इतना परिश्रम किया। तंबू के नीचे बैठे रघुनाथ प्रधान शांत थे, पर उनकी आंखों में संतोष की झिलमिलाहट थी। भीड़ के एक ओर शिवा स्थिर खड़ा था। उसकी आंखें न प्रशंसा से भरी थीं, न ईर्ष्या से, केवल शांति। और भीतर मौन गणना। हरितेश ने उत्तर दिया, कुल प्रधान का मार्गदर्शन केवल एक भाग है। इस बालक को कम मत आंकिए। हत्या प्रयास से बचने के बाद से यह अत्यंत परिश्रमी हो गया है। अपनी सीमाओं तक साधना करता है। प्रतिभा और परिश्रम दोनों हैं इसमें।
यदि यह आगे बढ़ पाया, वह धीमे से मुस्कुराया, तो मुझे लगता है मेरा बोझ और बढ़ जाएगा। हा, रघुनाथ प्रधान हल्के स्वर में हंसे। तेजस अर्जुन के स्वभाव की दुर्बलता का विश्लेषण उन्होंने पहले ही राघव को समझा दिया था। अब जब उन्होंने राघव को उसी कमजोरी का लाभ उठाते देखा, उनका मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। रघुनाथ प्रधान के समीप बैठे भैरव प्रधान बोले, ऐसा प्रतीत होता है कि इस वर्ष प्रथम स्थान राघव का ही होगा। तेजस राठौड़ ने नाक से हल्की ध्वनि निकाली। उनकी दृष्टि मंच पर जमी रही। स्वाभाविक था, वह चाहते थे कि उनका पौत्र तेजस अर्जुन विजयी हो और राघव को परास्त कर राठौड़ परिवार का गौरव बढ़ाए। परंतु घटनाएं उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं चली। मनोबल गिर जाने के बाद तेजस अर्जुन अपनी पूर्ण क्षमता प्रदर्शित न कर सका। उसकी चालों में त्रुटियां बढ़ने लगीं। अंततः एक घातक अवसर राघव के हाथ लगा। एक सटीक चंद्र प्रहार और तेजस अर्जुन मंच से नीचे जा गिरा। राघव विजयी घोषक साधक की आवाज गूंज उठी। तेजस राठौड़ का चेहरा काला पड़ गया। क्षण भर में राघव चर्चा का केंद्र बन गया। राघव ने रुद्र, भैरव और तेजस अर्जुन दोनों को बुद्धि और साहस से परास्त किया। इस वर्ष प्रथम वही है। दुर्भाग्य है, वह हमारे दल में शामिल नहीं हो सकता। प्रतिभाशाली छात्र पहले ही आरक्षित किए जा चुके थे। कुछ लोग और दूर की सोच रहे थे। राघव प्रधान गुट से है। रुद्र, भैरव और तेजस अर्जुन क्रमशः भैरव और राठौड़ परिवार के उत्तराधिकारी हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो प्रधान गुट अत्यधिक प्रभावशाली हो जाएगा और अन्य दोनों परिवार दब जाएंगे। अन्य दो मंचों पर युद्ध जारी थे, पर राघव बहुत पहले ही मंच से उतर चुका था। लोगों की प्रशंसा उसके कानों में गूंज रही थी। उसके भीतर मानो एक ज्वार उमड़ पड़ा। यह अनुभूति पहले कभी नहीं हुई थी। पहचान, स्वीकृति, सम्मान। शीतल पवन चली, पर उसे ठंड नहीं लगी। उसे लगा मानो ग्रीष्म की ऊष्मा उसके भीतर धधक रही हो। कुछ समय पश्चात घोषक की आवाज पुनः गूंजी, अंतिम मुकाबला राघव बनाम शिवा। क्षण भर में समस्त प्रांगण शांत हो गया। दो भाई, एक मंच, और वर्षों से भीतर सुलगती प्रतिस्पर्धा अब सबके सामने प्रकट होने वाली थी। अंतिम युद्ध, राघव बनाम शिवा। ओह रोचक, अंत में दो भाइयों का सामना। ये तो देखने योग्य होगा। रघुनाथ प्रधान की मुस्कान हल्की पड़ गई। उन्होंने मन ही मन कहा, राघव, तेरे हृदय का सबसे बड़ा अवरोध तेरा ही बड़ा भाई है। आज उसे परास्त कर दे। तेरे पास रक्त इस्पात आदिम ऊर्जा है। तेरे पास जैद कवच दिव्य तत्व है। आक्रमण और रक्षा दोनों में तू श्रेष्ठ है। इस बाधा को तोड़ दे और तू पुनर्जन्म लेगा। अंतिम मुकाबला आरंभ हुआ। दोनों भाई एक ही मंच पर खड़े थे, एक दूसरे को निहारते हुए। सूर्य की अंतिम किरणें रक्त सी प्रतीत हो रही थीं। संध्या का प्रकाश मानो मंच पर बिछी एक विलासी लाल चादर था। दो अत्यंत समान चेहरे। छोटे भाई की आंखों में दहकता हुआ उत्साह, बड़े भाई की दृष्टि अथाह गहराई। भैया, राघव ने अपनी मुठियां भींच लीं। उसकी दृष्टि शिवा पर टिकी थी। हार मान लो, मैं पहले ही द्वितीय स्तर पर हूँ। मेरे पास 80% से अधिक रक्त इस्पात आदिम ऊर्जा है। तुम्हारी हरित कांस्य आदिम ऊर्जा केवल 44% है। तुम्हारे पास कोई संभावना नहीं। शिवा ने शांत दृष्टि से उसे देखा। तुम्हें मेरे आदिम ऊर्जा स्तर का पूरा ज्ञान है, उसने धीमे स्वर में कहा, पर व्यर्थ की बातें मत करो। यदि केवल आदिम ऊर्जा से ही विजय तय होती तो युद्ध करने का क्या अर्थ। राघव क्षणभर के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसकी आंखों में ज्वाला पुनः प्रज्वलित हो उठी। सच तो ये था, उसके हृदय की गहराई में वह स्वयं भी नहीं चाहता था कि शिवा बिना लड़े हार माने, परंतु वह उसका बड़ा भाई था। उनके संबंधों का विचार करते हुए उसे औपचारिकता निभानी ही पड़ी, अन्यथा वह अत्यधिक कठोर प्रतीत होता। मंच पर शांति थी। संपूर्ण सभा श्वास रोके खड़ी थी। संध्या का रक्तिम प्रकाश दो परछाइयों को लंबा खींच रहा था। एक दहकती महत्वाकांक्षा, दूसरा शांत अडिग गहराई, और अगले ही क्षण टकराव अनिवार्य था। जब बड़े भाई इतने दृढ़ हैं, तो मेरे पास आक्रमण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं। वाक्य पूरा होने से पहले ही राघव शिवा की ओर झपट पड़ा। मंच के नीचे रुद्र भैरव ने दांत भींच लिए। फिर वही, उसकी आंखों में अपमान की स्मृति कौन थी। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की, आज का यह अपमान वह 10 गुना लौटाएगा। तेजस अर्जुन ने बाहें बांध ली, हल्की हंसी हंसते हुए बोला, अब शिवा गया। उसके पास मेरा ड्रैगनपिल झींगुर दिव्य तत्व नहीं है। राघव तीव्र वेग से दौड़ा। क्षण भर में दूरी घट गई। उसकी हथेली में चंद्र ऊर्जा का गोला चमक रहा था। शिवा का चेहरा इस्पात जैसा अचल। उसने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। उसकी दाहिनी हथेली में भी नीली चंद्र ज्योति एकत्रित होने लगी। अचानक शिवा ने जमीन पर दृढ़ प्रहार किया और पीछे हटने के स्थान पर आगे बढ़ गया। क्या? राघव चौंक गया। ये चाल उसकी अपेक्षा से परे थी।
उसने घबराहट में तुरंत चंद्रधारा छोड़ी। शिवा तीव्र गति से बढ़ा, कमर मोड़ी और बाल बाल बच गया। उसके चेहरे पर न क्रोध था न गर्जना, पर उसकी निस्तब्धता में पूर्ण शीतलता की आभा थी, ऐसी शांति जो हिमखंड से भी ठंडी हो। राघव अनायास 2 कदम पीछे हट गया। उसकी सीमा 6 मीटर थी, पर अब शिवा 5 मीटर पर आ चुका था। पहली बार दूरी बढ़ाने की कोशिश राघव को करनी पड़ी। धड़ 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 पीछे हटते हुए उसने कलाई झटकी। लगातार चंद्रधाराएं छोड़ी शिवा को पीछे धकेलने के लिए। मंच पर अब भूमिकाएं उलट चुकी थीं। एक आगे बढ़ रहा था, स्थिर, निष्पन्द, निष्ठुर। दूसरा पीछे हट रहा था, तेज पर भीतर से विचलित। संध्या की रक्तिम रोशनी में 2 परछाइयां टकराने को थीं, और युद्ध अभी सचमुच शुरू हुआ था। शिवा के कदम जल प्रवाह जैसे थे, एक के बाद एक, बिना रुकावट, बिना हड़बड़ी। उसका शरीर असाधारण रूप से लचीला था। वह तीव्रता से आगे बढ़ता और हर बार चंद्रधारा को बल बराबर अंतर से टाल देता। ये शिवा तो और भी निर्भीक है। काव्या भैरव अनायास बोल उठी। हरितेश ने गंभीर स्वर में कहा, ऐसी लड़ाई मानो दोनों ने मृत्यु की परवाह ही छोड़ दी हो। एक और युद्ध पागल। काव्या ने दांत भींचे, साथ ही तेजस राठौड़ की ओर एक नजर डाली। तेजस राठौड़ निर्विकार खड़े थे, पर उनकी आंखों में समय समय पर चमक कौंध जाती। दर्शक दीर्घा का शोर थम गया। सबकी दृष्टि मंच पर जमी थी। चंद्रधाराएं और शिवा लगातार एक दूसरे को छूते छूटते निकल रहे थे। कभी कभी नीली आभा उसके चेहरे पर पड़ती, पर उसका भाव अचल। हर बार वह मृत्यु से बाल बाल बचता और हर बार उसकी शीतलता और भी गहरी प्रतीत होती। रघुनाथ प्रधान और अन्य वरिष्ठों के चेहरे गंभीर हो गए। रुद्र भैरव और तेजस अर्जुन मुंह खोले देखते रह गए। ये कैसे संभव है? अनेक छात्रों के मन में यही प्रश्न था, पर वे क्या जानते थे? 500 वर्षों के युद्ध अनुभव वाला शिवा कैसे उस राघव से तुलना कर सकता था जिसे मात्र 1 वर्ष से मार्गदर्शन मिला था? शिवा की दृष्टि में राघव एक पारदर्शी धारा जैसा था। धारा चाहे चट्टानों के बीच कैसे भी बहे, उसकी गहराई तक स्पष्ट दिखाई देती है। हर चंद्र प्रहार अचानक नहीं होता था। पहले कलाई झटकनी पड़ती, वही था संकेत। शिवा की आंखों में राघव का कंधा हिलना, कलाई का कोण बदलना, कदमों की लय, सब कुछ सूचना था। राघव का हर आक्रमण, हर बचाव उसके लिए पढ़ी हुई पुस्तक समान था। यहाँ तक कि राघव के मन में क्या चल रहा है शिवा अनुमान लगा सकता था, और उसी क्षण राघव का मन अस्त व्यस्त हो चुका था। शिवा, वह छाया जो 10 वर्षों से उसके हृदय पर थी, अब वही छाया उसके सामने वास्तविक रूप में खड़ी थी। वह दबाव जिसे वह वर्षों से ढो रहा था, अब अचानक कई गुना बढ़ गया। उसकी उंगलियां कांपने लगीं। वह जेड कवच दिव्य तत्व सक्रिय करना भूल गया। शिवा की सतत प्रबल प्रगति ने उसकी लय तोड़ दी। वह सोचने का समय भी नहीं पा रहा था। अब मंच पर केवल एक ही व्यक्ति पूर्ण नियंत्रण में था, और वह राघव नहीं था। यही था अनुभव का अंतर, यही था भीतर की समझ का अंतर। शिवा के दृष्टिकोण से उसका संचित ज्ञान किसी भी दिव्य तत्व से अधिक मूल्यवान था, कालचक्र तक से अधिक। वह किसी कुल प्रधान पर निर्भर नहीं था, न कुल पर, न परिवार पर, न मित्रों पर, न तत्वों पर। उसने सदैव केवल स्वयं पर भरोसा किया था। इस संसार में सबसे विश्वसनीय यदि कोई है तो वह स्वयं ही है। साथ ही युद्ध सहयोगी अक्सर दुर्बलों के मुखौटे मात्र होते हैं। दूसरों से सहायता की आशा का बहाना अब वह राघव के निकट पहुंच चुका था। धड़ाम, एक छिपे हुए कोण से आया घूसा सीधा राघव के उदर पर। प्रहार इतना तीव्र था कि राघव का शरीर सिकुड़ गया। उसे उल्टी सी आने लगी, पर निर्णायक क्षण पर उसकी मूल प्रशिक्षण की दृढ़ता प्रकट हुई। उसने तुरंत दोनों भुजाओं से सिर को ढक लिया और एक लंबा कदम पीछे हटाया। वह कहाँ गया? राघव की आंखें फैली हुई थीं। भुजाओं के बीच की संकरी दृष्टि से वह शिवा को खोजने लगा। तभी पीछे विचार कौंधा। उसी क्षण उसकी कमर पर एक प्रबल आघात पड़ा। उसका संतुलन बिगड़ गया। वह भूमि पर गिर पड़ा, पर राघव ने कठोर प्रशिक्षण पाया था। भूमि पर गिरते ही वह पलटा और उसी गति में पीछे की ओर एक चंद्रधारा छोड़ दी। ये वही युक्ति थी जो उसे रघुनाथ प्रधान ने सिखाई थी। सामान्य व्यक्ति गिरते शत्रु का पीछा करते हुए निकट आ जाता। क्षण भर की चूक और चंद्रधारा सीधा आघात करती। भले न भी लगे तो भी पीछे हटना पड़ता, पर शिवा कौन था? अनुभव में रघुनाथ प्रधान भी उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। चंद्रधारा छूटने से पहले ही वह उसकी दिशा, कोण और समय भांप चुका था। राघव की हर चाल उसके लिए पूर्व लिखित पंक्ति समान थी, और इस युद्ध में अनुभव शक्ति से कहीं अधिक घातक था। शिवा ने उतावली नहीं दिखाई। वह पीछा करने के बजाय स्थिर गति से एक चक्र में घूम गया और पुनः राघव के निकट पहुंच गया।
राघव की चंद्र धारा केवल हवा चीरती रह गई। राघव ने सोचा कि उसने थोड़ी दूरी बना ली है। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। वह स्वयं को संभालने ही वाला था कि वायु चीरने की ध्वनि, भूसे की हवा। उसके मन में यह विचार कौंधा अगले ही क्षण धड़ाम शिवा की मुट्ठी सीधे उसके कान पर आ लगी। क्षण भर में उसकी दृष्टि अंधेरी पड़ गई। तीव्र चक्कर ने उसका संतुलन छीन लिया। वह पुनर्तः भूमि पर ढह गया। 2 श्वासों तक वह वहीं पड़ा रहा। फिर दृष्टि थोड़ी स्पष्ट हुई। उसने देखा शिवा के दोनों पांव उसके बिल्कुल पास खड़े हैं। उसी क्षण उसे अपनी दशा का बोध हुआ। वह भूमि पर फैला हुआ था जैसे कोई पराजित कुत्ता, और शिवा ऊपर से उसे देख रहा था। धिक्कार है। राघव क्रोध से भर उठा। वह उठने को झटका। भीड़ की आंखों के सामने शिवा ने दाहिना पांव उठाया और दृढ़ता से नीचे रखा। धड़ाम, राघव का सिर मंच से टकराया। पत्थर से टकराने जैसी ध्वनि गूंजी। धक। राघव फिर उठने का प्रयास करने लगा। शिवा की दृष्टि शीतल थी। उसने पुनः पांव जमाया। धड़ाम, राघव का सिर फिर मंच से टकराया। खोपड़ी फट गई। रक्त बहने लगा। धिक्कार, धिक्कार। राघव के दांत भींचे जा रहे थे। उसकी छाती में क्रोध ज्वाला बनकर फैल रहा था। वह फिर सिर उठाने लगा। धड़ाम, तीसरी बार। इस बार शिवा ने पांव हटाया नहीं। उसने राघव का सिर दृढ़ता से मंच पर दबा दिया। अत्यधिक बल के नीचे राघव का चेहरा पत्थर से रगड़ता हुआ चिपक गया। संध्या की रक्तिम रोशनी में मंच पर रक्त की रेखा फैलने लगी और संपूर्ण सभा स्तब्ध थी। राघव का चेहरा लगभग विकृत हो चुका था। श्वास टूटी टूटी आ रही थी। वह पूरी शक्ति से छटपटा रहा था, पर उसके सिर पर जैसे कोई विशाल शिला रखी हो। जितना भी संघर्ष करे वह पांव हिल नहीं रहा था। ठीक चंद्र प्रकाश, दिव्य तत्व। निराशा के अंधकार में अचानक उसके मन में बिजली सी कौंधी। उसकी दाहिनी हथेली में फिर से चंद्र ज्योति एकत्र होने लगी। पर शिवा कैसे न देखता। उसकी दृष्टि पहले ही सब पढ़ चुकी थी। हल्की सी ध्वनि के साथ नीली चंद्र धारा फिसली। क्षण सीधे राघव की दाहिनी हथेली पर आ। राघव की चीख गूंज उठी। पीड़ा इतनी तीव्र थी कि उसका शरीर बिजली सा झटके खाने लगा। उसकी हथेली लगभग भेद दी गई। त्वचा फट गई। सफेद अस्थि झलक उठी। उसकी हथेली पर स्थित चंद्र प्रकाश दिव्य तत्व गंभीर आघात झेल चुका था। जीवन और मृत्यु की सीमा पर डगमगा रहा था। मंच पर रक्त की गंध फैल गई। संध्या का प्रकाश अब और भी गहरा प्रतीत हो रहा था। शिवा का पांव अब भी अडिग था। उसकी आंखें ठंडी, निर्मम, निर्विकार। और पहली बार राघव को स्पष्ट अनुभव हुआ कि वह किसी साधारण प्रतिद्वंद्वी से नहीं, अपनी ही छाया से लड़ रहा था। इन दोनों भाइयों में सचमुच बनती नहीं। काव्या भैरव बुदबुदाए, ये शिवा बहुत निर्दयी है। अपने ही भाई के साथ ऐसा व्यवहार। कई लोग असंतोष से भौहें चढ़ाने लगे। पूरा वर्ष हमारे आदिम पत्थर वसूलता रहा, अब अपने भाई को भी नहीं छोड़ रहा। छात्र दांत पीसने लगे। शिवा की शीतल निर्ममता ने सबके भीतर एक साझा शत्रु की भावना जगा दी। राघव, उठो, उठो। भीड़ में से किसी ने चिल्लाया। शिवा को हराओ। क्षण भर में कई स्वर एक साथ गूंज उठे। शिवा को हराओ। राघव, डटे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम कर सकते हो। ये शिवा सचमुच सबका घृणित पात्र बन चुका है। काव्या भैरव ने हल्की हंसी के साथ कहा। तेजस राठौड़ की आंखें चमक उठी। रुद्र भैरव भी मुठियां भींचे देख रहा था। भीड़ की पुकारें राघव के कानों में उतरने लगी। हौंफता हुआ वह भारी श्वास लेने लगा। हूफ, हूफ, हूफ। वे शब्द उसके हृदय में प्रवेश कर गए और अचानक उसे भीतर से एक अनजानी शक्ति मिली। अतीत के दृश्य उसकी स्मृति में कौंधने लगे। गली कूचों में कुलजन की फुसफुसाहट। वह शिवा है, भविष्य का प्रतिभाशाली। उसे कम मत आंकना। उसके पीछे जो है वह कौन है? ओह, शायद उसका छोटा भाई। नाम क्या है कौन जानता है? वर्षों की उपेक्षा, वर्षों की छाया। आज पूरा मंच उसकी ओर देख रहा था। पहली बार सभी स्वर उसी के लिए उठ रहे थे। उसकी आंखों में रक्तिम ज्वाला भड़क उठी और भूमि पर दबा हुआ उसका चेहरा धीरे धीरे कांपने लगा। राघव भारी भारी सांसें ले रहा था। हूफ, हूफ, हूफ। भीड़ की पुकारें उसके कानों में उतरकर सीधे हृदय में धंस गईं। अचानक उसे भीतर से एक अकल्पनीय शक्ति मिलने लगी। अतीत के दृश्य एक एक कर उभरने लगे। गली में कुलजन की बातें। वह शिवा है, भविष्य का प्रतिभाशाली। उसे कम मत आंकना। उसके पीछे कौन है? ओह, शायद उसका भाई। नाम क्या है कौन जानता है? चाचा चाची की हंसी। शिवा, पूरे गांव में तुम्हारी नई कविता की चर्चा है। हमें तुम पर गर्व है। शिवा शांत स्वर में बस यूं ही लिख दी थी। फिर वही वाक्य जो उसके सीने में कांटे की तरह चुभ गया था। राघव, अपने भाई से सीखो।
यदि तुम उसके आधे भी प्रतिभाशाली हो जाओ तो हमें चिंता नहीं रहेगी। चांदनी रात, आंगन की गहराई। रघुनाथ प्रधान ने उसे देखा। राघव, आत्मविश्वास रखो, अपने हृदय की छाया को तुम्हें स्वयं तोड़ना होगा। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा। वर्षांत परीक्षा की पूर्व संध्या। दीपक की रोशनी में मीरा की आंखों में विश्वास था। युवराज, मुझे विश्वास है आप प्रथम आएंगे। मैंने हमेशा विश्वास किया है। परिश्रम कीजिए। प्रस्थान की सुबह। राघव, वर्षांत परीक्षा के बाद तुम अकादमी छोड़ दोगे। जाओ, सबको दिखा दो उत्कृष्ट स्तर प्रतिभा की शक्ति। और डूबते सूर्य के नीचे अंधेरे कोने में एक सहपाठिनी रो रही थी। भत्ता केवल 3 आदिम पत्थरों का है, पर शिवा ने एक छीन लिया। अब मेरे पास 2 ही बचे हैं। मैं अपने चंद्र प्रकाश दिव्य तत्व को कैसे पोषित करूंगी? वे सारे शब्द, उपेक्षा, अपेक्षा, विश्वास, अपमान, सब एक साथ उसके भीतर गूंज उठे। भूमि पर दबा हुआ उसका चेहरा रक्त से सना था, पर उसकी आंखें अब कांप नहीं रही थीं। भीड़ अब भी चिल्ला रही थी, राघव उठो। उसकी उंगलियां जमीन में धंस गईं और उसके भीतर वर्षों से जमी हुई छाया दरकने लगी। राघव का हृदय पिघल गया था। यह मेरा आदिम पत्थर है, मैं तुम्हें उधार देता हूँ। लड़की ने कांपते हाथों से पत्थर लिया। आंखों में आंसू थे। राघव, तुम बहुत अच्छे हो। कृपया अपने भाई को हराओ। अकादमी में उसके अत्याचार का अंत करो। राघव मौन रहा। उसके सामने सहपाठियों का समूह आ खड़ा हुआ। राघव, तुम उत्कृष्ट स्तर प्रतिभा हो, तुम कर सकते हो। शिवा बहुत आगे बढ़ गया है, वह हमें सताता है। तुम ही हमारी आशा हो। आज से हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा समर्थन करेंगे। राघव ने चारों ओर देखा। चिंतित आंखें, आशा से भरी दृष्टियां। उसका हृदय कांप उठा। सबकी अपेक्षाएं मुझसे हैं। मेरे सहपाठी, चाचा चाची, मीरा, रघुनाथ प्रधान, सब मेरी ओर देख रहे हैं, मुझ पर विश्वास कर रहे हैं। मैं कैसे हार सकता हूँ? मैं यहाँ कैसे गिर सकता हूँ? कैसे? धक 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 धक। उसका हृदय सीने में गरजने लगा। उसकी आंखों में दीप्ति फूट पड़ी। मैं यहाँ नहीं गिरूंगा, मैं इस छाया को तोड़ दूंगा, मैं उठूंगा। उसकी मुट्ठियां कस गईं। दर्द का बोध मानो विलीन हो गया। उसके सीने में जैसे कोई सिंह नींद से जाग रहा था और गर्जना के लिए मुंह खोल रहा था। रक्त उबलने लगा। उठो उठो, छाया तोड़ो, अंधकार चीर दो, आर्ग। राघव ने मुंह खोलकर गर्जना की। उसके शरीर से हरित ज्योति फूटने लगी। यह क्या है? भीड़ एक क्षण को शांत हो गई। जैव कवच दिव्य तत्व, किसी ने चिल्लाया। धम, पूरा छात्र समूह आकाश की ओर गरज उठा। राघव, तुम कर सकते हो, हम तुम्हारे साथ हैं। और अंत में केवल एक स्वर शेष रह गया, उठो उठो सब, मैं तुम सबकी आवाज सुन सकता हूँ। राघव की मुट्ठियां भींच गईं। दांत इतने कस गए कि मानो टूट जाएं। शिवा का दबाव, जो अभी तक पर्वत सा भारी था, अब उतना दमनकारी नहीं लग रहा था। धीरे, स्थिरता से वो उठ खड़ा हुआ। भीड़ की गर्जना और प्रबल हो गई। वह क्रोध से जल रहा है, वह पलटवार करेगा। साधक भी उस उन्माद से प्रभावित होने लगे। तंबू के नीचे रघुनाथ प्रधान की आंखें चमक उठी। यही है राघव, अतीत त्याग दो, छाया तोड़ो, उठो और नए व्यक्ति बनो। उनके भीतर आशा का ज्वार उठ रहा था। जैव कवच दिव्य तत्व। शिवा की पलकें हल्की झुकी। उसने अपना पांव पीछे खींच लिया। राघव धीरे धीरे खड़ा हो रहा था। हरित आभा उसके चेहरे को हरे रंग में रंग रही थी। अब तक उसने यह अंतिम अस्त्र छिपा रखा था, किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। राघव उठ गया। भीड़ फट पड़ी। रघुनाथ प्रधान स्वयं को रोक न सके। वह खड़े हो गए। उस क्षण उन्हें लगा जैसे उत्कृष्ट स्तर प्रतिभा का उदय हो रहा है। उन्हें लगा जैसे कुल का भविष्य उनके सामने खड़ा है। मैं उठ गया भैया, मैं तुम्हें परास्त करूंगा। राघव की आंखों में दृढ़ संकल्प दहक रहा था। उसका समूचा शरीर तेजस्वी हरित प्रकाश से आच्छादित था, मानो जैद का कवच पहन लिया हो। काव्या भैरव ने भौं उठाए। वाह, ये रक्षा, चंद्र प्रहार भी इसे भेद नहीं पाएगा। लगता है राघव जीत जाएगा। हरितेश ने मंद हंसी हंसी। सही है, लघु प्रकाश तत्व से सशक्त प्रहार भी केवल उसकी आदिम ऊर्जा को ही खर्च करेंगे, पर आदिम ऊर्जा की तुलना में शिवा राघव का मुकाबला नहीं कर सकता। इस युद्ध के बाद राघव उदय होगा। मंच पर राघव हरित कवच में दीप्त था। भीड़ उन्मत्त। रघुनाथ प्रधान की आंखों में आशा, साधकों के चेहरों पर उत्साह, और शिवा शांत, अत्यंत शांत, मानो ये सब उसकी गणना के भीतर ही हो। काव्या भैरव ने बाहें मोड़ ली। राघव के पास जैड कवच दिव्य तत्व था, पर उसने अभी तक छिपा कर रखा। लगता है शिवा के पहले आक्रमणों ने उसे विचलित कर दिया था, पर अब विजय तो उसी की ओर झुक रही है। क्षण भर को समय थमसा गया।
मंच पर दो भाई आमने सामने, दूरी अत्यंत निकट पर मानो असीम दूर। राघव की आंखों में अटल संकल्प, शिवा की दृष्टि में शाश्वत उदासीनता। छोटे भाई शिवा ने शांत भाव से देखा, उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। मुझे हराने का विचार, अभी तुम उससे बहुत दूर हो। उसने दाहिना हाथ उठाया, भुजा तन गई मानो धनुष खींच रहा हो। भैया आप हार चुके हैं। राघव के मन में क्षणिक हंसी उठी। जब तक उसके पास आदिम ऊर्जा है, जैद कवच को कोई चंद्रधारा नहीं भेद सकती। लघु प्रकाश तत्व से सशक्त प्रहार भी निष्फल होंगे, और केवल मुट्ठी। जब तक प्रतिद्वंद्वी के पास पुष्पवराह तत्व या बल वृद्धि तत्व न हो, और साथ में रक्षा भी, यह असंभव है। शिवा ने कोई उत्तर नहीं दिया, उसकी मुट्ठी स्वयं उत्तर बन गई। अगले ही क्षण धड़ाम, दाहिना घूंसा सीधे राघव के गाल पर। एक तीव्र विस्फोट सी ध्वनि, रक्त उछला, हरित जैद ज्योति टूटे दर्पण के टुकड़ों की भांति आकाश में बिखर गई और लुप्त हो गई। क्या? राघव स्तब्ध रह गया, उसकी गर्दन झटके से पीछे मुड़ी। वह घबराकर पीछे हटने लगा, पर शिवा पीछे नहीं रहा। वह तुरंत आगे बढ़ा, धनुष चरण बनाकर बायां हाथ पीछे खींचा और ऊपर की ओर प्रहार किया। धड़ाम, दूसरा गाल भी आघात से दहल उठा। रक्त और टूटी जैद ज्योति हवा में बिखर गई। धड़ धड़ धड़, राघव 3 कदम पीछे डगमगाया, कानों में भन-भनाहट, चक्कर पहले से 10 गुना प्रबल। यह कैसे संभव? दृष्टि अंधेरी पड़ गई, और फिर धप, राघव मंच पर गिर पड़ा। उसके शरीर की हरित आभा क्षण भर में विलीन हो गई। अगले ही पल वह अचेत हो चुका था। मंच पर मौन छा गया। रक्तिम संध्या प्रकाश में केवल एक व्यक्ति खड़ा था, शिवा, अचल, शांत और विजयी। जयकार और गर्जनाएं एक ही क्षण में थम गईं। छात्रों के चेहरों पर जमी हुई खुशी और उत्साह आश्चर्य के उस प्रहार से बदल ही नहीं पा रहे थे। पूरा अखाड़ा मौन। शिवा की मुट्ठियां रक्त से लथपथ थीं, त्वचा फट चुकी थी, अंदर की अस्थियां तक झलक रही थीं। रक्त की बूंदें टपकती मंच पर गिरती। टप टप स्रू, शीतल शीतकालीन वायु चली। क्षण भर पहले का उन्माद, उष्ण रक्त, उत्तेजना, सब जैसे उस हवा ने जमा दिया। मंच पर शिवा स्थिर खड़ा था, उसके बाल हवा में हल्के हल्के लहरा रहे थे, मानो दोनों मुट्ठियां लगभग निष्प्राण हो चुकी हो, पर वह स्वयं अचल पर्वत हो। ऐसा प्रतीत होता था जैसे घायल व्यक्ति वह नहीं, कोई और हो। उसकी दृष्टि चारों ओर घूमी, शांत, निर्विकार, अत्यंत ठंडी। भीड़ निःशब्द। तंबू के नीचे रघुनाथ प्रधान अभी भी खड़े थे, उनकी आंखें स्तब्ध थीं, मानो वे अभी तक समझ ही न पाए हो। शिवा ने हल्के स्वर में कहा, क्षमा कीजिए, मैंने आप सबको निराश कर दिया। उसका स्वर न ऊंचा था, न व्यंग्यपूर्ण, बस साधारण। पर उस साधारण वाक्य में एक ऐसी ठंडक थी जिसने पूरे अखाड़े को और अधिक मौन कर दिया। मंच पर राघव अचेत होकर भूमि पर पड़ा था, उसके शरीर में अब कोई हलचल नहीं थी। दूसरी ओर शिवा अब भी उसी ठंडे और निर्विकार भाव के साथ मंच के मध्य खड़ा था। कुछ क्षण पहले तक जो उत्साह और जयकार से भरा वातावरण था, वह अचानक पूरी तरह शांत हो गया। विद्यार्थियों के चेहरों पर जमी हुई खुशी और उत्साह आश्चर्य के इस प्रहार से बदल ही नहीं पा रहे थे। पूरे अखाड़े में एक गहरा मौन छा गया था। अचानक भीड़ में हलचल मच गई। ये कैसे हो सकता है? कुछ लोग सिर पकड़कर रह गए। सिर्फ 2 घूंसों में जैद कवच की रक्षा टूट गई। यह है। कई लोग शब्द ही नहीं खोज पाए। कुछ महिला साधिकाएं सिहर उठी, कितना क्रूर है। जैद की रोशनी तक चकनाचूर कर दी। क्या उसे दर्द नहीं होता? पुरुष साधकों की आंखें भी फड़क उठी जब उन्होंने शिवा की मुट्ठियां देखी। किसी ने धीमे स्वर में कहा, रक्षा तत्व के बिना केवल नंगी मुट्ठियों से जैद कवच तोड़ देना, ये तो सचमुच आत्मपीड़ा है। दूसरों के प्रति कठोर होना आसान है, पर स्वयं पर कठोर होना अत्यंत कठिन। शिवा ने नंगी मुट्ठियों से जैद कवच तोड़ा था। ये केवल अपने छोटे भाई के प्रति निर्ममता नहीं थी, बल्कि स्वयं के प्रति उससे भी अधिक कठोरता थी। अकादमी के वरिष्ठ अब और नहीं रुके। मैं जाकर देखता हूँ, इतना कहकर वे मंच पर कूद पड़े। उन्होंने पहले झुककर अचेत पड़े राघव की जांच की। कुछ क्षण बाद उन्होंने राहत की सांस ली। स्थिति गंभीर नहीं थी, उसके सिर पर अत्यधिक आघात पड़ा था, इसी कारण वह बेहोश हो गया था। पर उनके मन में अब भी गहरा विस्मय था। जैद कवच जैसी रक्षा के बावजूद किसी ने नंगी मुट्ठियों से इतनी भयंकर चोट पहुंचा दी थी। फिर उन्होंने सिर उठाकर शिवा की ओर देखा। उनकी आंखों में तीव्र चमक थी। शिवा, आओ, मैं तुम्हारा उपचार कर देता हूं, उन्होंने कहा और आगे बढ़कर उसका अग्रबाहु पकड़ लिया। शिवा की दोनों भुजाओं की स्थिति भयानक थी। मांस और रक्त लगभग चूर हो चुके थे, त्वचा फट चुकी थी और भीतर की अस्थियां तक दिखाई दे रही थीं। प्रचंड प्रहारों के कारण हड्डियों में दरारें भी पड़ गई थीं।
फिर भी शिवा का चेहरा शांत था, मानो ये पीड़ा उसके लिए कोई महत्व ही नहीं रखती। इतनी भयानक पीड़ा, फिर भी उसने एक बार भी भौं नहीं सिकोड़ी। अकादमी के वरिष्ठ भी इस दृश्य को देखकर भीतर से कांप उठे। इतनी गंभीर चोटें देखकर उनका हृदय दहल गया। उन्होंने जटिल स्वर में शिवा से कहा, सहन करो, उपचार के समय बहुत खुजली होगी और दर्द भी कम नहीं होगा। इतना कहकर उन्होंने अपनी 5 उंगलियां फैला दी। उनकी हथेली से नीली चंद्र ज्योति की एक लहर निकलने लगी। वह प्रकाश धीरे धीरे प्रबल होता गया और उसकी चमक में उनका पूरा दाहिना हाथ पारदर्शी दिखाई देने लगा। एक नजर में ऐसा लगता था जैसे उनका हाथ नीले जेड का बना हो, उसमें नसें और अस्थियां तक जेड में बदल गई हो। अकादमी वरिष्ठ ने अपना दाहिना हाथ उठाया और धीरे से शिवा की घायल मुट्ठी पर रख दिया। ठंडे जेड जैसा वह स्पर्श सीधे उस स्थान पर पड़ा जहां मांस और रक्त लगभग चूर हो चुके थे। शिवा के शरीर में तीव्र हृदय भेदी पीड़ा दौड़ गई, पर उसने दांत भींच लिए और एक शब्द तक नहीं बोला। वरिष्ठ की हथेली से कोमल चंद्र ज्योति निकल रही थी और वह प्रकाश शिवा के घावों को पोषित करने लगा। टूटी हुई अस्थियों की दरारें धीरे धीरे भरने लगीं और फटा हुआ मांस तथा त्वचा तेजी से पुनः उगकर जुड़ने लगे। उसी समय शिवा को असहनीय खुजली महसूस होने लगी, जिससे उसकी सांसें भारी हो गईं। अकादमी वरिष्ठ का चेहरा फिर भी शांत बना रहा। उपचार करते हुए उन्होंने अपने ध्यान का एक भाग शिवा की भुजा के भीतर केंद्रित किया और उसके अपचय का निरीक्षण किया। वहां काले हरे रंग की कांस्य आदिम ऊर्जा समुद्र की लहरों की तरह उफन रही थी। उस आदिम सागर में एक सफेद मोटा मदिरा कृमि तैरते हुए खेल रहा था। अपचय की चारों दीवारें श्वेत क्रिस्टल से बनी हुई थीं। ये स्पष्ट रूप से दिखा रहा था कि शिवा की साधना प्रथम स्तर के शिखर चरण तक पहुंच चुकी थी। वरिष्ठ की दृष्टि यहीं नहीं रुकी। उन्होंने शिवा के पूरे शरीर को फिर से ध्यान से परखा। अंततः उन्होंने उसकी हथेली में चंद्र प्रकाश दिव्य तत्व और लघु प्रकाश दिव्य तत्व को देखा। इसके अतिरिक्त कोई अन्य दिव्य तत्व नहीं था। उसी क्षण उनके मन में गहरा संदेह उत्पन्न हुआ। और कोई दिव्य तत्व नहीं, तो क्या शिवा ने सचमुच अपनी ही शक्ति से जेड कवच दिव्य तत्व की रक्षा तोड़ी? ऐसी शक्ति तो एक सामान्य वयस्क में भी दुर्लभ होती है। वह तो अभी केवल 15 वर्ष का है। उसके भीतर इतनी ताकत कैसे हो सकती है? अकादमी वरिष्ठ की आंखों में शंका की चमक उभर आई। वरिष्ठ, आपके उपचार के लिए धन्यवाद। शिवा ने अपनी भुजा अकादमी वरिष्ठ के हाथ से वापस खींच ली और हल्का सा घुमाकर देखने लगा। यद्यपि अभी भी कुछ दर्द शेष था, पर घाव लगभग भर चुका था। यदि यही चोट पृथ्वी पर लगी होती तो पूरी तरह ठीक होने में 1-2 वर्ष लग जाते और शायद गंभीर दुष्प्रभाव भी रह जाते। यही इस संसार की अद्भुतता थी। अब जबकि शिवा की भुजाएं ठीक हो चुकी थीं, यद्यपि हवा में उन्हें हिलाने पर अभी भी थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी, पर 7-8 दिनों में ये दुष्प्रभाव भी समाप्त हो जाता। परंतु शिवा अकादमी वरिष्ठ के प्रति कृतज्ञ नहीं था। वह भली भांति जानता था कि उसके घाव किसी अन्य उपचार साधक द्वारा भी ठीक किए जा सकते थे। वरिष्ठ का वास्तविक उद्देश्य उसके अपचय की जांच करना था। शिवा ने पहले ही इसकी आशंका कर ली थी, इसलिए उसने श्वेत वराह दिव्य तत्व और जेड कवच दिव्य तत्व को दूसरी गुप्त गुफा में छोड़ दिया था। जहां तक कालचक्र का प्रश्न था, वह तो षष्ठ स्तर का दिव्य तत्व था। यदि वह स्वयं को छिपाना चाहे तो चौथे स्तर के रघुनाथ प्रधान भी व्यक्तिगत जांच में उसे खोज नहीं पाते। अकादमी वरिष्ठ को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, जिससे उनकी भौहें सिकुड़ गईं। यद्यपि उनके मन में अब भी संदेह था, पर इतने लोगों के सामने उनसे प्रश्न करना उचित नहीं था। अंततः उन्होंने शिवा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, शिवा, तुमने अच्छा प्रदर्शन किया है। आगे भी इसी प्रकार परिश्रम करते रहो। फिर उन्होंने ऊंचे स्वर में घोषणा की, इस वर्ष की अंतिम परीक्षा में प्रथम स्थान शिवा को प्राप्त होता है। जब से वरिष्ठ मंच पर आए थे, दर्शक मौन होकर सब देख रहे थे। घोषणा सुनते ही भीड़ में फिर से चर्चा की लहर दौड़ गई। सोचो तो सही, अंत में शिवा ही विजयी हुआ। किसी ने कहा, वह तो केवल मध्यम स्तर प्रतिभा है, फिर भी उसने द्वितीय स्तर के राघव को, जिसके पास जेड कवच दिव्य तत्व था, परास्त कर दिया। क्या उसने कोई चाल चली? किसी और ने संदेह जताया। दूसरे ने सिर हिलाया, संभव नहीं। अकादमी वरिष्ठ ने स्वयं उसका उपचार करते समय जांच की। यदि कोई समस्या होती तो वे अवश्य पकड़ लेते। लगता है उसने वास्तव में कोई धोखा नहीं दिया। कुछ लोग अब भी विस्मित थे। उसकी मुट्ठियां इतनी घायल हो गईं, ये तो स्वाभाविक है, पर 15 वर्ष की आयु में इतनी शक्ति जो एक वयस्क से भी अधिक हो, क्या ये संदिग्ध नहीं? इस पर एक साधक हंस पड़ा। इसमें क्या अचरज है? कभी कभी लोग जन्म से ही विचित्र प्रतिभा लेकर आते हैं, कोई असाधारण बल के साथ, कोई असाधारण बुद्धि के साथ। सच कहूं तो शिवा की शक्ति उतनी भी भयावह नहीं है। उस व्यक्ति के बारे में सोचो
इतना कहकर उसने दूर खड़े तेजस राठौड़ की ओर संकेत किया। लोग तुरंत समझ गए, अरे हाँ, जब तेजस राठौड़ छोटा था तब भी उसकी शक्ति एक वयस्क से अधिक थी। क्या शिवा भी उसी तरह का कोई विचित्र प्रतिभाशाली है? किसी ने कहा। दूसरे ने सिर हिलाया, जरूर ऐसा ही होगा। जब शिवा छोटा था तब वह कविताएं लिखता था। उसकी कविताएं पूरे गांव में प्रसिद्ध थीं। उस समय हम सबको लगा था कि वह उत्कृष्ट स्तर प्रतिभा होगा, पर अंत में वह निम्न स्तर निकला। लगता है स्वर्ग ने उसकी कमी को शक्ति देकर पूरा कर दिया। कुछ लोगों ने कंधे उचकाए और उदासीन स्वर में कहा, फिर भी वह निम्न स्तर ही है। यदि वह उच्च स्तर होता तो दूसरा तेजस राठौड़ बन जाता। इसमें ईर्ष्या करने जैसा क्या है? एक साधक की उन्नति अंततः उसकी प्रतिभा पर निर्भर करती है। यदि भविष्य में मुझे कृष्ण वराह दिव्य तत्व मिल जाए तो मेरी शक्ति उससे भी अधिक हो जाएगी। यह कोई बड़ी बात नहीं, वह बस कुछ समय के लिए घमंड कर सकता है। शिवा मंच से उतर गया। उसकी दृष्टि भीड़ में घूमी और लोगों की चर्चाएं उसके कानों में पड़ी। उसके होठों पर हल्की ठंडी मुस्कान उभर आई। मदिरा कृमि के स्रोत के बारे में उसने पहले ही एक संतोषजनक कहानी गढ़ दी थी, पर यदि जैद कवच दिव्य तत्व प्रकट हो जाता तो वह उसे समझा नहीं पाता। इसलिए उसे यह रहस्य छिपाकर रखना ही था और सार्वजनिक रूप से उसका प्रयोग नहीं कर सकता था। जहां तक इन लोगों के अनुमान और तर्क का प्रश्न था, वही दिशा वह चाहता था कि वे ले। बल्कि यदि उच्च पदाधिकारी भी संदेह करते तो उनका संदेह भी किसी रहस्यमय संरक्षक की ओर ही जाता। शिवा की आंखें अथाह गहराई जैसी हो गईं। उसने मन ही मन सोचा, 6 महीने पहले जब उसने जोखिम उठाकर जंगली वराह के दांतों का उपयोग करके अपने लिए दूसरा सुरक्षा कवच तैयार किया था, वही आज काम आ रहा है। उधर रघुनाथ प्रधान अब भी बैठे नहीं थे। वे वहीं खड़े थे और गहरी भौहें चढ़ाए हुए थे। ये घटना अब उनके नियंत्रण से बाहर निकल चुकी थी। शिवा का प्रथम स्थान प्राप्त करना उनके लिए विशेष महत्व का विषय नहीं था। आखिर यह केवल वर्षांत परीक्षा का परिणाम था। वास्तव में उन्हें चिंता राघव की थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि आज की घटना ने राघव पर अत्यंत गहरा आघात डाला था। यदि राघव शुरू से ही पूरी तरह हार जाता तो बात अलग होती, परंतु समस्या ये थी कि जब उसने अपनी पूरी शक्ति दिखाए, आत्मविश्वास से भर गया और उसे लगा कि वह जीत के करीब है, उसी क्षण शिवा के मात्र 2 मुक्कों ने उसे धराशायी कर दिया। ऐसा मानसिक आघात किसी साधक के विकास पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डाल सकता था। रघुनाथ प्रधान ने भीतर ही भीतर लंबी सांस ली। उनके मन में खेद और असंतोष उमड़ रहा था। उन्होंने सोचा, मेरे मार्गदर्शन और व्यवस्था के कारण राघव सबसे पहले उच्च स्तर, फिर शिखर स्तर और अंततः द्वितीय स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंचा। वह लगातार सफल होता गया और उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया, पर आज के बाद शायद वह आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका है। मेरी सारी मेहनत जैसे धुएं की तरह उड़ गई। स्वाभाविक रूप से रघुनाथ प्रधान के मन में शिवा के प्रति हल्की घृणा और खिन्नता भी उत्पन्न हुई। यदि शिवा राघव से हार जाता तो सब कुछ पूर्ण और संतुलित रहता, परंतु हुआ इसका उल्टा। शिवा जीत गया और यही बात उन्हें भीतर से खटक रही थी। केवल रघुनाथ प्रधान ही नहीं, सभा में बैठे अन्य वरिष्ठों की आंखों में भी गंभीर और जटिल भाव दिखाई दे रहे थे। कुछ लोग मन ही मन सोच रहे थे, शिवा की शक्ति वास्तव में इतनी अधिक कैसे हो सकती है? क्या वह सचमुच तेजस राठौड़ की तरह कोई असाधारण प्रतिभाशाली है? कुछ ने तर्क दिया, वह बचपन से ही अजीब था। 10 वर्ष से कम उम्र में कविताएं रचता था, इसलिए यदि उसके शरीर की शक्ति भी असामान्य रूप से बढ़ी है तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन कुछ वरिष्ठों के मन में दूसरा संदेह भी उठ रहा था, संभव है इसके पीछे किसी मनुष्य का हाथ हो। शिवा के पीछे कोई रहस्यमय संरक्षक हो सकता है जिसने उसकी सहायता की हो, पर वह व्यक्ति कौन हो सकता है? वरिष्ठों के मन में विचारों का तूफान उठ रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर यह सब दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद रघुनाथ प्रधान ने मुस्कुराते हुए कहा, शिवा, एक निम्न स्तर प्रतिभा होते हुए भी प्रथम स्थान प्राप्त करना वास्तव में अभूतपूर्व उपलब्धि है। इस उपलब्धि के लिए तुम्हें 100 आदिम पत्थरों का पुरस्कार मिलेगा और साथ ही दिव्य तत्व चुनने में प्राथमिकता भी दी जाएगी। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें एक और पुरस्कार देता हूँ। तुम जिस भी दल में शामिल होना चाहो स्वतंत्र रूप से चुन सकते हो। कोई भी दल, बस उसका नाम कहो और तुम्हें तुरंत उसमें स्थान मिल जाएगा। ये सुनते ही सभी द्वितीय स्तर के साधक और छात्र ईर्ष्या से शिवा की ओर देखने लगे। साधकों के दलों में भी बड़ा अंतर होता था। किसी श्रेष्ठ दल में शामिल होना उज्जवल भविष्य का संकेत था। रघुनाथ प्रधान का ये पुरस्कार वास्तव में अत्यंत उदार था। उन्होंने आगे कहा, यद्यपि यह निर्णय मैंने अभी लिया है, पर मुझे विश्वास है कि यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ भी इससे सहमत होंगे। उन्होंने बगल में बैठे वरिष्ठों की ओर देखा।
तेजस राठौड़ और भैरव प्रधान सहित कई वरिष्ठों के चेहरे कठोर और गंभीर हो गए। कुछ की भौहें सिकुड़ गईं, परंतु किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। उसी क्षण शिवा का हृदय हल्का सा उछल पड़ा। मुसीबत आ चुकी थी। शिवा समझ गया कि इस निर्णय के पीछे क्या मंशा छिपी हुई है। ये वास्तव में रघुनाथ प्रधान की ओर से एक छोटा सा परीक्षण था। उसकी दृष्टि पूरे मैदान पर घूमी। वहां कुल 3 सबसे शक्तिशाली दल उपस्थित थे। प्रधान गुट का हरित दल, राठौड़ गुट का तेजस दल और भैरव गुट का काव्या दल। यदि कोई सामान्य छात्र होता तो इन तीनों में से किसी भी दल में शामिल होना उसके लिए बहुत बड़ा सहारा और उज्जवल भविष्य का संकेत होता। लेकिन शिवा के लिए स्थिति बिल्कुल उल्टी थी। कुल के उच्च पदाधिकारियों की नजर में वह पहले से ही किसी रहस्यमय गुट का सदस्य माना जा रहा था। यदि वह इन तीनों में से किसी भी दल में शामिल होता तो उसके लिए समस्या खड़ी हो जाती। मान लो वह तेजस दल में शामिल हो जाता। राठौड़ परिवार को तो अच्छी तरह पता था कि उन्होंने उसे भर्ती नहीं किया है, इसलिए उनका पहला विचार यही होगा, शिवा किसी दूसरे परिवार का मोहरा है और अब हमारे दल में आकर आखिर उसका उद्देश्य क्या है। इसके बाद वे सोचेंगे, जिस रहस्यमय गुट ने पहले शिवा को अपने साथ जोड़ा था उसने पहले ही नियम तोड़ दिए हैं। अब यदि शिवा हमारे दल में है तो प्रधान अवश्य यही समझेंगे कि हमने ही उसे पहले भर्ती किया था। क्या हम किसी और की गलती अपने सिर पर ले? ये तो नहीं हो सकता। हमें शिवा को पकड़कर उस पर कड़ी निगरानी रखनी होगी और उसकी जांच करनी होगी ताकि उसके पीछे छिपे रहस्यमय संरक्षक को उजागर किया जा सके। पर वास्तविकता तो ये थी कि शिवा के पीछे कोई संरक्षक था ही नहीं। शिवा ने मन ही मन गहरी सांस ली। यदि वह इन तीनों दलों में से किसी एक में शामिल होता तो इसका अर्थ होता कि वह कुल के 3 सबसे बड़े गुटों में से कम एक को नाराज कर रहा है। ये स्थिति बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं थी। उसने मन ही मन सोचा, मैं तो मूल रूप से चुपचाप रहकर आदित्य सेन के दल में शामिल होना चाहता था, लेकिन आदित्य सेन का दल दंड सभागार के वरिष्ठ के अधीन है। इतने लोगों की निगाहों के सामने अचानक उस दल में शामिल होना भी ठीक नहीं लगेगा। शिवा अनिवार्य रूप से कुछ क्षणों के लिए हिचकिचा गया। उधर रघुनाथ प्रधान की मुस्कान और भी गहरी हो गई। उन्होंने आगे कहा, शिवा, यदि तुम स्वयं कोई चुनाव नहीं करोगे तो फिर मैं ही तुम्हारे लिए निर्णय कर दूंगा। उनके बगल में बैठे वरिष्ठ शांत भाव से सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मानो वे सब पत्थर की मूर्तियों की तरह स्थिर बैठे हों। हम मुझे मजबूर कर रहे हो। शिवा की आंखों में चमक आई। उसने तुरंत ही रघुनाथ प्रधान के अगले शब्दों का अनुमान लगा लिया, या तो उसे तेजस दल में भेजा जाएगा या फिर काव्या दल में। रघुनाथ प्रधान के मन में ये स्पष्ट था कि उन्होंने स्वयं शिवा को भर्ती नहीं किया है। उनके लिए ये कदम कई काम एक साथ कर सकता था। पहला, अपने ऊपर से संदेह हटाना, दूसरा, अपने विरोधियों को कमजोर करना, और तीसरा, उस रहस्यमय गुट को उजागर करना जो संभवतः शिवा के पीछे माना जा रहा था। एक ही चाल में 3 लक्ष्य साधने जैसा ये दांव था। देखने में साधारण, पर वास्तव में ये रघुनाथ प्रधान की अनुभवी राजनीतिक समझ को दर्शाने वाली चाल थी। शिवा ने तुरंत मन में निर्णय लिया, नहीं, मैं उसे अपने लिए निर्णय लेने नहीं दूंगा। लगता है मुझे किसी कमजोर और महत्वहीन दल को ही चुनना पड़ेगा। वह बोलने ही वाला था कि उसी क्षण किसी की आवाज गूंजी, क्यों न तुम हमारे दल में शामिल हो जाओ। हमारे समूह में एक आक्रमण करने वाले की कमी है। ये किसने कहा? क्षण भर में सभी लोगों की निगाहें उस आवाज की दिशा में घूम गईं। वह व्यक्ति न अधिक लंबा था न ही छोटा। उसकी त्वचा पीली और बीमार सी लग रही थी। उसकी त्रिकोणीय आंखें चमक रही थीं। भीड़ में किसी ने पहचान कर कहा, ये तो बीमार सांप जयसिंह है। दूसरे ने तुरंत तिरस्कार से कहा, जयसिंह, उसका दल तो बिल्कुल कचरा है, न कोई ताकत न कोई प्रभाव। ये सुनकर प्रधान और अन्य वरिष्ठों के चेहरे पर स्पष्ट निराशा झलकने लगी। जयसिंह, शिवा की आंखों में एक गहरी चमक कौंधी। उसने अपने पिछले जीवन की स्मृतियों में खोजा, पर उससे याद आया कि वह इस व्यक्ति से कभी मिला भी नहीं था, न ही उसने उससे पहले कभी बात की थी। तो फिर जयसिंह ने अचानक उसे अपने दल में क्यों बुलाया? क्या केवल इसलिए कि शिवा परीक्षा में प्रथम स्थान पर आया था? ऐसी भोली सोच तो केवल राघव जैसा कोई मासूम ही कर सकता था। लेकिन चूंकि जयसिंह ने स्वयं आगे बढ़कर उसे आमंत्रित किया था, ये स्थिति वास्तव में एक अच्छा अवसर बन सकती थी। शिवा ने मन ही मन हल्की मुस्कान के साथ सोचा, अब कुल के उच्च अधिकारी अवश्य बहुत निराश होंगे। उसने अपनी दृष्टि नीचे कर ली ताकि उसकी आंखों में चमकती चतुराई किसी को दिखाई न दे। तो फिर मैं तुम्हारे दल में शामिल हो जाऊंगा। शिवा ने तुरंत सहमति दे दी और उसी क्षण रघुनाथ प्रधान के आगे आने वाले शब्दों को रोक दिया। भीड़ में तुरंत हलचल मच गई। कुछ छात्र आपस में फुसफुसाने लगे, क्या ये शिवा पागल हो गया है?
इतने शक्तिशाली दलों को छोड़कर वह जयसिंह के दल में जा रहा है। दूसरे हंस पड़े, लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है। जयसिंह के स्वभाव को जानते हो ना। छात्रों और साधकों के बीच चर्चा शुरू हो गई। वे सब शिवा को ऐसे देख रहे थे मानो वह कोई मूर्ख हो। उधर रघुनाथ प्रधान और अन्य वरिष्ठों के चेहरे थोड़े उदास हो गए। आज का ये परीक्षण जयसिंह ने पूरी तरह विफल कर दिया था। या फिर संभव है कि जयसिंह भी इस खेल का कोई मोहरा हो। चाहे जो भी हो, उन्हें इस जयसिंह की अवश्य जांच करनी होगी। 3 दिन बाद पूरा दिन बर्फ गिरती रही थी और अब वह धीरे धीरे हल्की पड़ने लगी थी। हवा के साथ बर्फ के टुकड़े आकाश में तैरते हुए नीचे उतर रहे थे। नील पर्वत की पूरी पहाड़ी पर सफेद चादर बिछी हुई थी। कई पेड़ों की शाखाएं बिल्कुल नंगी थीं, उन पर कोई पत्ते नहीं बचे थे। केवल सदाबहार, देवदार और नील बांस अपने हरे रंग के साथ बर्फ के बीच गर्व से खड़े थे। बर्फ पर 5 लोगों का एक दल तेजी से दौड़ रहा था। सबसे आगे दौड़ रहा व्यक्ति न अधिक लंबा था, न ही छोटा। उसकी त्वचा बीमार सी पीली थी, वही जयसिंह था। दौड़ते दौड़ते उसने पीछे मुड़कर शांत चल रहे शिवा की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, शिवा, घबराओ मत। ये तुम्हारा पहला कुल मिशन है, लेकिन काम बहुत सरल है। बस हमारे साथ चलते रहो और रास्ते में सीखते रहो। शिवा ने सामने देखते हुए शांत स्वर में उत्तर दिया, ठीक है। अब शीत ऋतु आ चुकी थी। बर्फ पर दौड़ते समय ठंडी सर्द हवाएं और भी तीव्र लग रही थीं। हर सांस ऐसा प्रतीत होती थी मानो कोई बर्फ की धूल निगल रहा हो, जो पूरे सीने को जमा देती थी। शिवा का चेहरा पहले ही बहुत गोरा था और अब बर्फ की चमक उस पर पड़ने से वह और भी फीका दिखाई दे रहा था। दौड़ते समय बर्फ के कण लगातार उसके छोटे काले बालों, कंधों और माथे पर गिर रहे थे। लेकिन इस बार एक बात पहले से अलग थी, शिवा के कपड़े बदल चुके थे। उसने गहरे नीले रंग का युद्ध वस्त्र पहन रखा था। उस वस्त्र में लंबी आस्तीन और लंबी पैंट थी। उसकी टांगों पर बांस की पट्टियां लिपटी हुई थीं और पैरों में बांस के जूते थे। सिर पर चमकीले नीले रंग का पट्टा बंधा था, जो दौड़ते समय हवा में लहराता जा रहा था। उसकी कमर पर एक ढीली कमर पट्टी बंधी थी। वह कमर पट्टी गहरे नीले रंग की थी और उस पर कांसे की एक पट्टी जड़ी हुई थी, जिस पर स्पष्ट रूप से एक आन को घेरा हुआ था। वह संख्या दूर से ही ध्यान खींच लेती थी। यह एक साधक का आधिकारिक वस्त्र था, जो ये दर्शाता था कि शिवा अब प्रथम स्तर का साधक बन चुका है। सामान्यतः विद्यार्थियों को 1 वर्ष तक शिक्षालय में प्रशिक्षण लेने के बाद ही यह वस्त्र पहनने की अनुमति मिलती थी। इस वस्त्र का बहुत गहरा अर्थ था। इसे पहनने का मतलब था कि व्यक्ति साधारण मनुष्यों की श्रेणी से ऊपर उठ चुका है। उसने सामान्य और निम्न जीवन को पीछे छोड़ दिया है और अब मानव समाज के मध्य वर्ग में प्रवेश कर चुका है। भले ही प्रथम स्तर के साधक इस वर्ग के सबसे नीचे हों, फिर भी आपसे कोई भी साधारण मनुष्य शिवा के सामने रास्ता छोड़कर सम्मान प्रकट करता। जयसिंह की आंखों में चमक बनी हुई थी। जब शिवा ने ये युद्ध वस्त्र पहना और उसके साथ उसका ठंडा और शांत भाव जुड़ गया, तो उसके व्यक्तित्व में एक संयमित और दृढ़ व्यक्ति की छवि दिखाई देने लगी। दौड़ते दौड़ते जयसिंह ने उससे पूछा, हम लोग मिशन पर हैं और ऐसे समय में यात्रा करते हुए अक्सर दौड़ना पड़ता है। क्या तुम्हें इसकी आदत है? शिवा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं संभाल सकता हूँ। उसके शब्द बहुत कम थे, मानो हर शब्द सोने के समान मूल्यवान हो। उसने आंख के कोने से जयसिंह की ओर देखा। जयसिंह के चेहरे पर गर्मजोशी और नम्रता भरी मुस्कान थी। उसे देखकर शिवा को आदि पुरुष की कथा याद आ गई। कहा जाता है कि आदि पुरुष ने नियम और मर्यादा दिव्य तत्व का उपयोग करके शक्ति प्राप्त की थी, लेकिन इसके बदले उन्होंने अपनी बुद्धि खो दी। इसके बाद 3 दिव्य तत्व पीछे रह गए। एक था संदेह, दूसरा विश्वास और तीसरा दृष्टिकोण। आदि पुरुष ने दृष्टिकोण दिव्य तत्व को पकड़ लिया। दृष्टिकोण दिव्य तत्व ने नियमों का पालन करते हुए आदि पुरुष के सामने समर्पण कर दिया और बोला, हे मानव, तुमने मुझे पकड़ लिया है। अब मैं केवल अपनी बदकिस्मती को ही दोष दे सकता हूँ। अब से मैं तुम्हारे आदेशों का पालन करूंगा। यदि तुम मुझे धारण करोगे तो मेरी शक्ति का उपयोग कर सकोगे। दृष्टिकोण दिव्य तत्व का रूप एक मुखौटे जैसा था। आदि पुरुष ने उसे अपने चेहरे पर पहनने की कोशिश की, लेकिन अंत में वह उसे पहन नहीं पाए। यहाँ तक कि जब उन्होंने रस्सी से उसे बांधने की कोशिश की, तब भी वह बार बार गिर जाता था। यह क्या हो रहा है? आदि पुरुष परेशान हो गए। दृष्टिकोण दिव्य तत्व हंस पड़ा और बोला, मुझे समझ आ गया मानव, तुम्हारे पास हृदय ही नहीं है। दृष्टिकोण हृदय का मुखौटा होता है, इसलिए बिना हृदय के तुम मुझे कैसे पहन सकते हो? तभी आदि पुरुष को समझ आया। उन्होंने अपना हृदय तो पहले ही आशा को दे दिया था। वे हृदयहीन हो चुके थे। जिस व्यक्ति के पास हृदय ही न हो, वह दृष्टिकोण का मुखौटा नहीं पहन सकता।
दूसरे शब्दों में, जिस व्यक्ति के भीतर हृदय या इरादा होता है, उसके लिए उसका दृष्टिकोण केवल एक मुखौटा होता है। शिवा ने मन ही मन सोचा, जयसिंह का ये दयालु और गर्मजोशी भरा व्यवहार भी केवल एक मुखौटा ही है। उसके भीतर असली उद्देश्य क्या है? जिस प्रकार जयसिंह शिवा का निरीक्षण कर रहा You dare swear on them? The darkness is overwhelming. I can contain it. No, it's too powerful. Trust me. Be careful.